नमस्कार, मेरा नाम है वरुण बडोला। पैंडरिंग मेरे बस की नहीं है। जहाँ पर कि आपकी ज़रूरत नहीं है, मैंने लाइफ में कभी भी नहीं की। आप बीप बीप करके बता सकते हैं। हम जिंदगी में चुनौतियों से नहीं। अच्छा, ठीक, समझ गए। बनारस जाओ और उसके बाद तुम ये सोचो कि वहाँ पे तुम्हें गाली ना सुनने के लिए मिले। ये तर्क, ये एक आर्गुमेंट बनारस वाला, बेचारे बनारस को बता। अरे नहीं, डायरेक्टर आपको एक्टिंग भी सिखाए। Until unless you're a nepo kid. अगर आप किसी स्टार के बच्चे, She said it, right? तब आप बिना कुछ जाने पहचाने भी आपको करण जौहर लॉन्च कर सकते हैं। रॉबर्ट डिनीरो और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ वो डिनीरो ताऊ का, और पचिनो ताऊ और डिनीरो ताऊ के बीच में आई प्रेफर डिनीरो ताऊ। आप तोते थोड़ी ना हो यार कि मतलब लाइनें रट के मैं पहुंच गया, डायरेक्टर बताएगा क्या करना है। ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। जीन्स तो करेक्ट है, मैंने तभी और कभी पड़ी। तो कभी कभी बहुत शर्मिंदा होता कि करे क्या रहा था, बट उस समय समझ ही उतनी थी यार। अभी तो थोड़ा कुछ कंट्रोवर्शियल एक वीडियो आ गया है उनका। हाँ, देखा मैंने। दिल्ली सबसे ज्यादा है आपके अंदर या आप मुंबई? पहाड़ी तो मैं पूरा तो मैं बताऊंगा नहीं। वो आपको खुद डिस्कवर करना होगा। माता जी से कभी पिटाई? उस माँ को स्वर्ग नहीं मिलता जो अपने बच्चों को नहीं पीटती। अरे बहुए लैपटॉप धो दे रही है बे। ये किसी सीरियल में? ये किसी सीरियल में है। एक लेडी गिर रही है सीढ़ियों से, लेकिन वो पूरा गिर ही नहीं पा रही। मतलब आप तो और इस समाज में गिरने से ज्यादा आसान क्या है आज की डेट में? क्या आपको लगता है कि एकता कपूर इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं? प्लीज ट्यून इन और मुझे देखिए जिंदगी विद ऋचा में, जहाँ पे कि पता नहीं क्या क्या बातें की हम लोगों ने, लेकिन जो भी बातें की मजा आएगा आपको देख के। नमस्कार, जिंदगी विद ऋचा में आज जो मेरे मेहमान हैं वो एक एक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और शौकिया क्रिकेटर और सिंगर भी हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनका एक्टिंग करियर तब शुरू हुआ था जब भारत में टीवी प्रोग्रामिंग बस शुरू ही हो रही थी। उस लिहाज से एक बहुत लंबा एक्टिंग करियर रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे अनुभव भी हैं इनके पास। आज मेरे मेहमान हैं बहुत ही खास, वरुण बडोला। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कहाँ से शुरू करें? बस शुरू कर दो, मतलब चाहो तो ये इंट्रोडक्शन दोबारा दे सकती हो। अच्छा लगता है अपने बारे में अच्छी चीज़ें सुनना। तो हालांकि उसमें वो राइडिंग छूट गई। मतलब शौक जो है वो क्रिकेट के साथ साथ मोटरसाइकिलों का बहुत शौक है मुझे। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। और संगीत का बहुत शौक है। वो तो मैंने सिंगर लिख दिया बस। हाँ, शायरी का भी शौक है? नहीं, वो तो स्वर्ग से धार गए वो शौक सारे के सारे। अब लिखना विखना उतना ज़्यादा होता नहीं। कविताएं लिखना तो खैर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ अभी भी म्यूज़िक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, जो कि मतलब बीच में छूट गया था जो अपने करियर के इनिशियल दौर में। देन आई वेंट बैक टू म्यूजिक। सो कैसे, क्या कर रहे हो आजकल? सीख रहे हैं? सीखना तो लॉकडाउन में बहुत लोगों ने बहुत कुछ डिस्कवर किया अपने बारे में, तो मुझे लगा कि यार गिटार बजाना सीखता हूँ। मैं ठीक ठाक बजाने भी लगा। हाँ। लेकिन फिर वो ये शूटिंग शुरू हुई तो आउटडोर्स में मैं अपने साथ लेके चलता हूँ गिटार। मुंबई में जो है, अच्छा ये सारे काम जो है ना घर पे रहकर ही नहीं हो पाते, बाहर जाके फिर भी आपके पास वक्त होता है। सो या वो एक चीज़ शुरू की थी बीच में। गिटार और गाते तो हैं आप? गाने वाला भी अब वही है, वो एग्जिट डोर के बिल्कुल साइड में खड़ी हुई है वो टैलेंट मेरा रहा था। क्योंकि वही, अगर बहुत ज़्यादा आपको गाने का मौका नहीं मिले तो फिर हर चीज़ रियाज है। कल आपके एक इंटरव्यू में मैं आपको गाते सुन रही थी और आप मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स गा रहे थे। बड़े अच्छे लगते हैं। ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उस इंटरव्यू में आपने दूसरा गाया था। यार मैं यूजुअली इंटरव्यूज में ना वो 2-3 ही गाने होते हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं। बीती ना बिताई रहना। अच्छा, वो गाया था। ओके, सो दैट मस्ट बी जीना इसी का नाम है। हाँ, बड़ा सुंदर लगा मुझे। थोड़ा सा वहीं से शुरू कर दें क्या? थोड़ा नहीं, लास्ट पे पहुंचे। मैं बीच में गवाती रहूंगी म्यूजिशियन। अगर ऐसा हुआ कि मैंने अच्छा नहीं गाया ना तो फिर मेरे बाकी के इंटरव्यू में जो है मेरा मोरल कहीं डाउन ना रहे। हो सकता है मैं थोड़ा लो दिखाई दूं। चलिए ठीक है, तो आपके शौक पर हम वापस आएंगे, लेकिन प्रोफेशनली अगर बात करें तो एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और कभी कभी डायरेक्टर, सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगता है?
अच्छा भी, लेकिन मैं अच्छा राइटिंग का मैं बताऊं, आई हैव रिटन व्हाट, कितने, ये 3-4 शोज लिखे। तो पहले तो ऐसा था कि मैं हर शो का फर्स्ट सीजन लिखता था, और चूंकि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो मेरे मित्र हैं सिद्धार्थ सेन गुप्ता, जिनके साथ मैं सारे शोज लिखता हूँ, उनके साथ लिखने का एक कारण ये है कि हम दोनों एक ही तरबियत के हैं। अगर एक सीन आपको सॉल्व करना है तो फिर अगर रात काली करनी पड़ जाए तो कोई बात नहीं, हम लोग 4:30 बजे तक बैठ के और उसको क्रैक करेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। आप ना, एक रिक्वेस्ट है, साथ साथ सब शोज के नाम बोलते जाइएगा, मेरी नॉलेज थोड़ी सी कम है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये वही शोज हैं जो कि हमारी बात हुई थी कि तुम बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती। अच्छा। तो जिनमें गालियां होती हैं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि अगर देखोगी तो मज़ा बहुत आएगा। अच्छा। क्योंकि वो प्रधान रूप से जो है वो गालियाँ जो है वो, एक तो यार बनारस जाओ और उसके बाद तुम ये सोचो कि वहाँ पे तुम्हें गाली ना सुनने के लिए मिले। ये तर्क, ये एक आर्ग्यूमेंट बनारस वाला, बेचारे बनारस को बदनाम। अरे नहीं, बट सी द थिंग इज कि हम लोगों को ना ये लगता है कि शहरों में रह के कि यार गाली है। ये वर्ब्स हैं जो कि वो शुरुआत में और आखिर में बनारस में छोड़ देते हैं ना। तो कहानी हमारी जो है वहीं की थी। तो अपहरण नाम का एक शो मैंने लिखा, फिर उसके बाद अनदेखी जो सोनी लिव पे आया उसका सीजन 1 उसके डायलॉग्स किए, फिर ये काली काली आंखें एक नेटफ्लिक्स पे शो है। राइटिंग, आई लव टू राइट। मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मुश्किल काम कभी कोई नहीं किया, और ये मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि मैंने आज तक अपने एग्ज़ाम्स भी जो थे ना स्कूल के, वो कभी पूरे नहीं लिखे, क्योंकि मुझे लिखने से इतनी नफरत थी। क्या बात करें। अच्छा। बोर्ड्स में ये हिमाकत बहुत कम लोग कर सकते होंगे, मैंने 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था सिर्फ 12th बोर्ड, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे 40 आ जाएंगे इतने में। एक 500 वर्ड का ऐसे लिखना होता था जो कि मैं पूरी शिद्दत से लिखता था। मुझे मालूम था कि इसमें 15 में से 13 साढ़े 13 तो कहीं नहीं गए। सप्रसंग व्याख्या जो करनी होती थी उसमें आप नंबर कमा लो। और 10th के बोर्ड्स में मेरे मित्र हैं, मतलब see I'm 51 today and we've been friends for the last 45 years, कुलीन सांगवी नाम है। उसको मैंने बोला यार आधा घंटा पहले आना। हिंदी की किताब मेरे पास जो 2 थी उनमें से एक भी नहीं थी पूरे साल में। तो मैं यूँ, अच्छा चैप्टर का नाम ये, राइटर का नाम ये, चैप्टर का नाम ये, राइटर का नाम ये, है क्या इसमें, तो इसमें ये है, नेक्स्ट। तो मैंने आधे घंटे के अंदर वो 2 किताबें ख़त्म की एंड आई पास्ड। क्योंकि मेरा मानना ये था कि यार हिंदी में हम लोगों को जो है ना, साहित्य जो है वो उस कहानी से बनता है। बड़े बड़े मतलब आपकी शब्दावली में जो है आप पहाड़ उड़ेल के रख दो, वो मेरे हिसाब से साहित्य नहीं है। सी आपकी वोकैबुलरी जो है वो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन साहित्य सबसे अच्छा वही होता है जो कि लोगों की समझ में आए, पहुंच सके। इसीलिए अमृतलाल नागर जो है वो मुझे लगता है मॉडर्न इंडियन राइटर्स में से मतलब उनसे ऊपर बहुत कम लोग मुझे नजर आए हैं, बहुत सारे। क्योंकि उनके जो है ना, अब नाचो बहुत गोपाल पढ़िए तो शब्दों में कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने मतलब ऐसा लिख दिया हो कि सरल। हाँ। और मैं 10 लोगों से मिल चुका हूं जो कि 125 पन्ने पे जाके उन्होंने वो किताब छोड़ दी है। वो सिर्फ इसलिए बिकॉज जो उन्होंने जो दुनिया बनाई थी वो इतनी भारी कर देती है आपके लिए उसको झेलना, that you can't scrape through। तो इसीलिए मतलब राइटिंग जो है वो अपने आप को मेरे ख्याल से एक तरीके से कहा जाए तो जितने भी मन के उद्गार हैं उनको वो सामने लाने का सबसे बेहतरीन तरीका, लेकिन सबसे मुश्किल भी है। एंड हमारे यहाँ पे राइटर्स को बहुत कोई अच्छी इज्जत मिलती भी नहीं है, मैं सही बताऊँ। जब तक कि आप एक लेवल पे ना पहुँच जाए, सलीम जावेद ना हो जाए, उसके अलावा मुझे बता दीजिए और कौन से राइटर्स हैं जिनको कि हमने बहुत इज्जत दी है। हम तो उनके पेमेंट भी पूरी नहीं देते थे, बट बहुत मुश्किल काम है। अब तो ये मीम वीम के ज़माने में है हम लोग। तो मैंने एक डायलॉग जो कि तुम नहीं देखोगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी वो डायलॉग जो है वो मैंने साउथ की 2-3 OTT शोज़ में उसका इस्तेमाल देखा। वो एक दिन मैंने बाहर जो है टी-शर्ट में वो लाइन लिखी हुई कोई बंदा पहन के जा रहा था, तो मैंने देखा, मैंने कहा एक सेकंड में ये तो मेरी लिखी हुई लाइन है। तो उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा दिस हैज़ बिकम वायरल।
अच्छा, आप बीप बीप करके बता सकते हैं। हम जिंदगी में चुनौतियों से नहीं। अच्छा, ठीक, समझ गए। ये पावर है राइटिंग की। जब आप शोज लिख रहे होते हैं तो कौन उस किरदार को निभा रहा है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है? बहुत ज़्यादा कि जो डिलीवर करेगा इस मेरी लाइन को, मैं लिख तो बहुत अच्छा रहा हूँ, पर ये कर पाएगा या नहीं। बहुत अच्छा, क्योंकि जब आप डायलॉग्स के स्टेज पे होते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि आपकी अभी तक कास्टिंग पूरी नहीं हुई होती। पर चूंकि अब जैसे सिद्धार्थ सिंह गुप्ता और मैं, हम दोनों ही साथ में मिल के लिखते हैं। ऐसा नहीं है, राइटर्स रूम होता है बाकायदा, जिसमें कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले वगैरह का उनका डिस्कशन होता है साथ में। अपहरण तो सिद्धार्थ सेन गुप्ता, अच्छा ज्योति सागर जो रामानंद सागर जी के नवासे हैं, ही इज ऑल्सो अ पार्टनर इन दैट कंपनी। तो कंपनी तो उनकी है। सिद्धार्थ सेन गुप्ता जिन्होंने कि 7 फेरे और बालिका वधू जैसे शोज जो है सेटअप किए थे, ही वाज अ ह्यूज नेम ऑन टेलीविजन। तो पहला शो था तो उसने मुझे बुलाया कि भाई ये लिखना है। अब हमने शो लिख लिया, लेकिन अभी तक हमने कास्टिंग पे ध्यान ही नहीं दिया था। अपहरण तो वो एक शो था जहाँ पर कि हम लोग जो है ना, अच्छा कैरेक्टर ऐसा सा होगा, ये होगा, वो होगा, नाउ द एक्टर हैज टू कम एंड फिट इन। अनदेखी पे आते आते ये हुआ कि अब हमें ये पता था कि अच्छा हम लोग इन को कास्ट करने वाले हैं, तो उसकी पर्सनालिटी को ध्यान में रख के आपने कुछ एक चीज़ें लिखी। ये काली काली आंखें, आई थिंक, अच्छा ना, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आंचल सिंह क्योंकि अनदेखी में काम कर चुकी थी, तो ये काली काली आंखें की जो ये प्रधान जो महिला है, लड़की जो है कैरेक्टर, वो मैंने उसको दिमाग में रख के लिखा इसलिए बिकॉज एक विजुअल आपके अगर दिमाग में रहे ना तो आसान हो जाता है लिखना। तो मोटा मोटा मुझे जो है बताया गया कि यार इस वाले कैरेक्टर के लिए मतलब ये 3 लोग हैं, लेकिन वी वुड वांट लेट्स से ए पर्टिकुलर एक्टर टू प्ले दिस। तो आपके दिमाग में अब ये है कि अच्छा ये ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैंने वो शो लिखा ही उसको, मतलब जब डायलॉग्स लिखे तो उसको दिमाग में रख के लिखे। फिर वो कुछ ऊपर नीचे हुई चीज़ें कि कोई और करने वाला है क्या है, बट अल्टीमेटली उस लड़की ने किया वो, और इस पूरे प्रोसेस में 2 साल लग गए एंड शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। तो वो शायद थोड़ी मुझे लगता है हेल्प मिल जाती होगी कि जब अगर मैं तुम्हारी ही पर्सनालिटी को ध्यान में रख के अगर लिख रहा हूँ तो तुम्हारे लिए डिलीवर करना उतना इजी हो जाता है ना, बिकॉज यू विल बी एबल टू रिलेट टू दैट कैरेक्टर अ लॉट मोर। तो मतलब इतनी बातों से समझ में आ गया कि स्क्रिप्ट राइटिंग इज क्लोजर टू योर हार्ट देन एक्टिंग। नहीं, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग वहाँ पे चीज़ें आपके कंट्रोल में है। हम लोग जो बहुत बार हल्ला मचाते हैं ना कि यार क्या स्क्रिप्ट है यार एज एन एक्टर जब अब आगे तुम्हारे आगे तुम खुद लिख लो। अगर अच्छी चाहिए स्क्रिप्ट, खुद भी नहीं लिख पा रहे हो तो फिर क्रिप करना बंद करो। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम हुए कि खुद लिखा भी है और उस पर एक्टिंग भी खुद ही की है? अस्तित्व में किया था, एक चाबी है पड़ोस में, उसके तो इनिशियल कुछ एक एपिसोड्स मैंने सेट पे ही बैठ के लिखे थे, पूरे रीराइट किए थे। अच्छा। बाकी ये OTT शोज तो हुए गए बीच में। अस्तित्व में एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने अजय सिन्हा जो है उनको बोला कि बहुत बुरी स्क्रिप्ट है, तो अब मैं वो उस लेवल पे बात करते थे उस समय भी कि बोलते हाँ तो क्या करना। मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूँ, तो लिखो। तो मैंने आई रिमेंबर 79th एपिसोड लिखा, फिर 91st लिखा। उसके बाद उन्होंने मुझे बल्क में एपिसोड्स देने शुरू कर दिए कि तुम रेगुलर लिखो। तो वो जो है ना घर वाली बात से ज़्यादा थी, तो मैंने उनको एक दिन बोला कि अच्छा अब मैं डायरेक्ट भी करना चाहता हूँ। तो चलो करो। तो खुद के लिखे हुए एपिसोड तुम खुद डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं एक्टिंग भी करता था, लिखता भी था, डायरेक्ट भी कर रहा था। कितना मुश्किल है ये या कितना आसान है? बहुत सिंपली तुम्हें एक तो यू नीड टू हैव वन गुड सेकंड इन कमांड, जो कि अगर आप कैमरा के सामने है तो वो डिसीजन ले सके कि भैया ये सही है गलत है। चाहे टेक्निकल लेवल पे या परफॉर्मेंस के लेवल पे तो खैर आपको नजर आ ही रहा होता है ना, क्योंकि यू आर ऑन द सीन। लेकिन फिर भी उसको वो समझ होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, डिस्कशन क्योंकि आपकी हो ही चुकी होती। कितना मुश्किल का, तो टेलीविजन में तो खैर इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता कि ये था, फिल्म्स में शायद और मुश्किल होता होगा। बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि डिपेंड ही करता है कि आप इस प्रोफेशन में किस चीज़ के लिए हैं। एंड फ्रैंकली मैंने शुरू किया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ AD तक पहुंचा। मैंने साउंड ऑपरेट करना सीखा। अच्छा।
एक बीच में वक्फा ऐसा था दैट मैंने कैमरा, लाइटिंग, ये दोनों चीज़ें सीखने के बाद आई वॉज अ फोकस पुलर फॉर ऑलमोस्ट 6 months इन माई ओन शोज। और अच्छा सॉफ्ट हाथ था मेरा। वो इसलिए नहीं कि मतलब एक तो आप सेट पे हो, किसी सीन का हिस्सा नहीं हो, जस्ट गो लर्न समथिंग न्यू। और दूसरा क्या है कि एक समय के बाद अब जब असिस्टेंट डायरेक्टर होकर, उस समय क्या होता था कि असिस्टेंट्स को बोला जाता था कि अच्छा ये लाइन पढ़ के यहाँ से आओ, ट्रॉली जो चलने वाली उसकी टाइमिंग वगैरह सेट करनी है। मैं जब पहले दिन शूटिंग के लिए पहुंचा ना अपने किसी भी शो की, मुझे ये पता था लाइट कैसे ली जाती है, क्योंकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी सीख कर आया थे। तो मुझे किसी कैमरामैन को ये नहीं बोलना पड़ता था कि अरे वो लाइट काट रहे हो तुम इसकी उसकी। तो मैं खड़े होके जो है सारी चीज़ें देख के, अच्छा मैं कहाँ पे हूँ, क्या है, मार्क हिट करना, वो मुझे किसी को सिखाना नहीं पड़ा। वो फर्स्ट डे से मुझे आता था, इसलिए क्योंकि मैं 1-1.5 साल वो मेहनत कर चुका था एज एन एडी। तो एक समय के बाद पता है क्या है, इंडस्ट्री में आपको इसलिए भी काम मिलता है कि अच्छा आप कितने प्रिपेयर्ड आते हो सेट पे। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। टेलीविजन सिखाना नहीं पड़ेगा। एक तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बम्बई जो है वो सीखने वाली जगह है, मतलब स्क्रैच से। वहाँ पे आपको एज एन मतलब एक एंड प्रोडक्ट बन के ही आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आप में मतलब वो क्या कहते हैं, वो परिष्कृत रूप आपका जो है वो कुछ सालों के बाद लोगों को नजर आएगा। परिमार्जन का हमेशा एक स्कोप रहता है, वो सब ठीक ठाक है। लेकिन आप जीरो पे नहीं जा सकते वहाँ पे कि अब डायरेक्टर आपको एक्टिंग भी सिखाए। Until unless you're a nepo kid. अगर आप किसी स्टार के बच्चे, She said it, right? तब आप बिना कुछ जाने पहचाने भी आपको करण जौहर लॉन्च कर सकते हैं। अब उनके हिस्से की तो स्ट्रगल जो है वो घर वाले कर ही चुके होते हैं ना। हाँ। लेकिन क्यों ही तुम मतलब ये जितने एक समय में तो एक्टर्स बहुत बोलते थे आई एम कंप्लीटली अ डायरेक्टर्स एक्टर। ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कि मुझे जैसा बोलो मैं वैसा करने को तैयार हूँ। क्यों आपको लगता है? क्योंकि अगर आपको हाथ में स्क्रिप्ट दी गई है तो एज एन एक्टर आप तोते थोड़ी ना हो यार कि मतलब लाइनें रट के मैं पहुंच गया, डायरेक्टर बताएगा क्या करना है। आपको हाथ में स्क्रिप्ट दी जाती है तो उसके बाद ये ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। हाँ, कि ये कैरेक्टर मेरे हाथ में, अच्छा मैं इस कैरेक्टर को क्या बनाना चाहता हूँ। मतलब वो चाहे म्यूचुअल डिस्कशंस के बाद ही होता है, पर आप कुछ तो इनपुट दोगे उसमें। तो मैं तो एक बहुत बड़े उसका एक्टर ने, किसी ने कहा था कि उनकी वुडी एलन से मुलाकात हुई, तो सेट पे आके उसने बोला सो व्हाट डू आई डू नाउ टेल मी। तो वुडी एलन ने बोला दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, भैया तू एक्टर है मैं डायरेक्टर हूँ, स्क्रिप्ट मिली है ना, अब करो। हालांकि जैसे थिएटर जो है वो पूरी तरह से एक्टर्स का मीडियम माना जाता है और फिल्म मेकिंग डायरेक्टर्स का मीडियम माना जाता है, लेकिन डायरेक्टर का मीडियम होने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ वहाँ पे लाइनें याद करके और खड़े हो जाओ कि हाँ जी अब क्या करना है। वो जो तिशु भाई ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि बोलते यार हमारे यहाँ पे एक्टिंग जिस तरह से होती है, यूएस वगैरह में एक्टर्स जो है वो एक्टिंग स्कूल जाते हैं। जैसे वो रॉबर्ट डिनीरो, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वो डिनीरो ताऊजी का, और पचिनो ताऊजी और डिनीरो ताऊजी के बीच में आई प्रेफर डिनीरो ताऊजी, कंसिडरिंग कि मतलब वो अल पचिनो है, बट मेरी जो है मतलब प्रेफरेंस वो है। तो दोनों के दोनों एक्टिंग स्कूल अपने मतलब पैसे बचा बचा के जाते थे। ये मुझे पता चला शारन स्टोन वो तो एस्कॉर्ट गर्ल थी शायद, और वहाँ से जो पैसे कमाती थी वो एक्टिंग स्कूल में डालती थी। तो भाई ने बिल्कुल सही बात ही बोली कि यार हमारे यहाँ पे एक्टर जो है वो जिम जाता है। तो अगर यही आपकी प्रिपरेशन है तो फिर काम वैसा ही होगा। कि किसी एक्टर का आप एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि जहाँ आपको लगा कि एकदम सरप्राइज कर दिया शायद डायरेक्टर को भी, या कभी आपने ऐसा करने की कोशिश की? अपने बारे में तो मुझे फ्रैंकली नहीं पता कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग अपहरण की शूटिंग कर रहे थे, और ये बात मैं खुल के ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। उसमें मेन जो हमारे किरदार प्ले करने वाले थे अरुणोदय सिंह। अभी तो अरुणोदय सिंह जो है वो पहाड़ है, 6 फुट 4.5-5 इंच का, एंड उससे ज़्यादा बेहतरीन इंसान बहुत कम मिलेंगे। परेशानी सिर्फ ये है अगले की कोडाई कनाल में पढ़ा था, तो फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी है, घर में माँ ने फ्रेंच पढ़ाई थी, वो सेकंड लैंग्वेज है। ओह माय गॉड। अब हिंदी का नंबर आता है थर्ड में, बोलनी नहीं आती।
तो हिंदी जो है नहीं बोलनी नहीं आती नहीं, बट वो फ्लुएंसी। अब आपने शो पकड़ा दिया यूपी वाला, तो आपने भी तो जो है ना सीधा मतलब कि 12वीं छोड़ो ग्रेजुएशन से शुरू करते हैं। मतलब ये अभी जो है तीसरी की मतलब किताबें पढ़ के जो है वहाँ पार नहीं पा रहा है। फर्स्ट 2-3 days ऑब्वियसली वर मोर देन अस, वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट थे। भाषा जो है वो पकड़ लो चलो एक बार को कि आपने लिल्ट पकड़ लिया, सब कुछ लहजा पकड़ लिया वो, लेकिन एक दिमाग होता है हर एक शहर का, एक आत्मा होती है, एक दिल जो होता है, उसको आत्मसात करने में वक्त लगता है। वो किसी को भी लगता है। मतलब बनारस वाले को अगर जो है फर्रुखाबाद भेज दोगे तो पता चलेगा कि ये बाहर से आया है ना, मतलब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है। 4 or 5 days into the shoot, हम लोग ऋषिकेश में शूट हमने शुरू किया। मैं सेट पे पहुंचा, ऐसा लगा अरुणोदय को भगवान मिल गए। मैंने अपनी लाइफ में मतलब कितनों के साथ काम किया है कि नहीं किया है तो नंबर भी मुझे याद नहीं है, मैंने वैसी मेहनत करने वाला बंदा नहीं देखा। He injured his knee on the very first or the second day. उसने किसी को कुछ बोला नहीं। पूरे 35-40 दिन में, हमें तो शायद टोटल 50 दिन का शूट था हमारा। वो होटल में जो है आइस पैक मंगवाता था, खुद को जो है नर्स करता था, अगले दिन फिर से कूद फांद करने के लिए तैयार। बट ये तो एक चीज़ है, ये तो फिजिकल एस्पेक्ट है उसका। परफॉर्मेंस में उसको जो है ना एकदम से मतलब जैसे होता है ना कि सुर मिल गया। अरे इतना बेहतरीन उसने काम किया, एंड द वे ही वर्क, मतलब जो मेहनत जिसे कहते हैं। और उसमें हम लोगों का इनपुट क्या था, भाई ये स्क्रिप्ट है, तुझे क्या चाहिए, डायलेक्ट के बारे में कुछ पूछना है हमसे पूछ ले, कैरेक्टर के बारे में जो डिस्कशन है वो सब कुछ हो रही है, उसका अपना एक व्यू पॉइंट है, उसमें सब कुछ चल रहा है, पर एग्जीक्यूट तो वही करेगा ना। पहले 4 दिन के बाद अरे बाप रे बाप, मतलब बहुत बेहतरीन काम किया। एक ये चीज हम लोग इरफान भाई के लिए भी सुनते हैं, और उनके साथ तो आपने काम किया एज एडी टू तिग्मांशु। इरफान भाई के साथ उनको क्या दिया जाता है और वो क्या डिलीवर कर देते हैं उसमें एकदम। एक तो हम दोनों 7 जनवरी की पैदाइश है, इरफान भाई और मैं। तो ये वो समय जबकि बर्थडे भी साथ में मन रहे होते थे, क्योंकि रोज का उठना बैठना ही साथ में था। तो इरफान भाई के पास एक सफ़ेद रंग की मारुति 800 होती थी, जिसके कि पीछे एक किट बैग हमेशा होता था। शूटिंग उतनी नहीं हुआ करती थी, तो कालिया मैदान जो है फिल्म सिटी का वो खाली होता था। तो 9 से 6 की शिफ्ट को जो है ना 4 बजे ख़त्म करो, कालिया मैदान चल के सारे असिस्टेंट्स, तिशु भाई, मैं सब क्रिकेट खेलते थे। ये कौन से साल की बात है? आई एम टॉकिंग अबाउट 1997-98। अच्छा वक्त था। हाँ, इरफान भाई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, एंड वेरी ग्रेसफुल बैट्समैन। पता है क्या है, हम थोड़ा एक्टर को डीकंस्ट्रक्ट करके अगर देखो, आधे लोग मुझे लगता है लाइन से आगे नहीं जाते किसी कैरेक्टर को करने में। एक बार जो है, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर में था, तो नया दौर नाम का एक शो बन रहा था, तो उसमें जितने छोटे मोटे कैरेक्टर्स आते थे ना, यार इसको किसको कास्ट करना है, सुन तू कर ले। तो तिशु भाई ने वैसे बड़े सारे काम करवाए मुझे। किसी रिपोर्टर का रोल था, मैंने रिहर्स करना शुरू किया भाई के साथ। अब इरफान भाई जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लेकिन ये बोल के नहीं कि सुनो इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, सीन हुआ, अरे थोड़ा स्क्रीन आपको उनके साथ शेयर करनी है। हाँ, एंड दिस वाज वे बैक इन 97। अपने आप में बोल रहे नहीं यार थोड़ा पेस दो उसको यार, थोड़ा तो डेस्परेशन होनी चाहिए। वही साले इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने बैठे हो, तुम्हारा सपना था ये, अब मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ। अब वो ये सपना था तुम्हारा यार, इसको तो मतलब तुम्हें कान खोले रखने। फ्लेवर चेंज हो गया अगले टेक में उसके बाद, क्योंकि जिस दिन वो एडिट हो रहा था तो मैं, तिशु भाई और इरफान भाई तीनों के तीनों उसमें था। वो जो है ना, कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने से पहले किसी भी कैरेक्टर में उसकी सिंप्लिसिटी जो है वो तुम्हें कैप्चर करनी पड़ेगी। किसी भी मुश्किल काम को करने का एक सबसे पहले आसान तरीका ढूंढो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि अच्छा ये है क्या। जब तक तुम बेसिक नहीं समझ पा रहे हो ना, मतलब मैंने तो आज तक कम ही देखे जो कि पहले फ्लोर से सीधा 5वें फ्लोर पे चढ़ पाए, सीढ़ी तो नीचे से ही जाएगी ना। तो जहाँ पे वो आपने एक बार अचीव कर लिया, उसके बाद आपको क्या कॉम्प्लेक्सिटीज डालनी है उसमें, वो सिर्फ एक्सपीरियंस से हो सकता है। वो सिर्फ तब हो सकता है जबकि जैसे पान सिंह तोमर का एक सीन डिस्कस हो रहा था। अच्छा, अब इस सीन में आप गुस्सा हो और चिल्ला दो,
वैसा नहीं है। उस सीन का गुस्सा जो है वो कितना मेजर्ड होगा, आपका गुस्सा क्यों है। किसी भी एक घर के अंदर कभी कोशिश करना, एक लाइन चाहे वो बहुत सिंपल सी हो, आई लव यू, तुम अपने पति को जो बोलोगी उसका रेंडेशन अलग होगा, अपनी माँ को जो बोलोगी उसका रेंडेशन अलग होगा, अपने पिताजी को जो बोलोगी उसका रेंडेशन अलग होगा। अगर ये चारों, ये जितने लोग हैं, मौसी मौसा चाची चाचा, जितनों को बोलनी है, अगर एक ही तरह से बोल रही हो तो मतलब कि तुम सच नहीं बोल रही हो। तो अगर समझ के बोल रही हो कि भाई अपने पति को किस तरह से बोलोगी, बच्चों को किस तरह से बोलोगी, अगर इस चीज की समझ आ गई, राइट, हर एक को एक जैसा नहीं बोल सकती तुम। तो एक तो सीधा सीधा तरीका होता है किसी भी लाइन को मतलब बोल देने का। और उसके बाद आप जब एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं यार, मेरे चाचा का लड़का है जिसको कि मैं मार रहा हूँ, जिसने कि शायद मेरी माँ को जो है ह्यूमिलेट किया था, उसको जो है बट से मारा था। अब मुझे गुस्सा इस चीज़ का है कि तूने मेरी माँ की बेइज्जती की, लेकिन तू मेरे चाचा का लड़का है, मुझे तुझ पे भरोसा था। तो आपका रेज जो है ना, वो इतने सारे इमोशंस की मिली जुली एक वो होगी। उसका यूं ही नहीं है कि अच्छा एक मेरा पड़ोसी था या कोई एक राह में चलता वो बंदा है जिसको मैंने मार दिया। सो आपको उतनी लेयर्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। जब आप वो एक एक करके क्रिएट करते जाओगे लेयर, तो उसमें फिर आपकी रेंडेशन चेंज होती चली जाएगी। वो लेयर्स क्रिएट करना जो है, इरफान भाई से ज़्यादा बेहतर मैंने बहुत कम लोगों को देखा है करते हुए। दिस इज वाई ही इज, वॉज का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज जो काम वो कर गया है वो तो है ही ना। गॉन टू सून, उनकी कमी मतलब मुझे लगता है इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस, इरफान भाई का जाना। गॉन टू सून, यस। और एक तो क्योंकि जिस समय पे निकला ना, मतलब जब वो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो फिर वो एक बीच पे फेज आता है ना, जबकि लॉकडाउन में तो मतलब लोगों को अपनी सोच नहीं थी, तो फिर किसी और के बारे में क्या सोचते। बिल्कुल वो ठप से थी एग्जिट। एक दिन पहले ऋषि कपूर गए, दूसरे दिन ये, या फिर पहले ये दूसरे दिन एक दिन इरफान भाई, बैक टू बैक। मुझे एक सी आई गॉट लकी इन लाइफ, क्योंकि मैं ऐसा तो था नहीं कि एनएसडी गया था, ट्रेंड एक्टर था या कुछ था। डीएनए में थी एक्टिंग, क्योंकि पिताजी की वजह से। लेकिन सिर्फ डीएनए में एक्टिंग होना जो है ये नाकाफी है आपके। सक्सेस की गारंटी भी नहीं है। हाँ, सक्सेस की गारंटी तो सीखने के बाद भी नहीं है। तो ये तो सिर्फ डीएनए में तो तुम बहुत ही बड़ा जुआ खेल रहे हो। बिकॉज आई असिस्टेड तिशु भाई, स्क्रिप्ट की समझ तिशु भाई से बेहतर और कोई मुझे समझा नहीं सकता था। आप बतौर एक्टर आपको किस तरीके से एक्सेप्ट कर, मतलब रिसीव करना होता है स्क्रिप्ट को। तो वही शाम को बैठे हुए हैं, हर रोज़ वो अपना पैकअप करके घर आ जाया करता था, या फिर हम उसके घर चले गए, इरफान भाई के। तिशु भाई के घर पे मुलाकात होती थी या उनके घर पे, और डिस्कशन चल रहे हैं परफॉर्मेंस और एक्टिंग को लेकर, ये सब कुछ। बीच में तुम्हें हक है कि तुम जो सवाल पूछना चाहो पूछ सकते हो। जिस दिन पार्टी हो रही है तो उसमें संजय मिश्रा भी साथ में है, पीयूष मिश्रा भी साथ में है, कि तुम्हें और क्या चाहिए यार, मतलब एक्चुअल मास्टर क्लासेस मिल रही है। हाँ, और सबसे पूछो आपका अप्रोच क्या होता है, और दे वुड टेक टाइम आउट एंड टेल यू कि यार देख, इसको इस तरीके से किया जा सकता है। बड़ा सिंपल था। मैंने सवाल एक बार तिशु भाई को पूछा था, मैंने अपने पिताजी को एक्टिंग करते जब देखा, तो वो 4 लाइनें भी होंगी ना अगर सीन में, वो दिन भर पढ़ेंगे बैठ के, तैयारी करते हो। तो जैसे नसीर भाई ने कहा, नेवर लीव द स्क्रिप्ट। मैं इसका बिल्कुल उल्टा हूँ। मैं एक बार ही अपनी लाइन पढ़ूंगा, मैं उसको पूरा याद भी नहीं करूंगा। अच्छा। मैं पूरा याद नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये डिसाइडेड तो नहीं थी पहले से, हमने स्क्रिप्ट तो नहीं तैयार की ना कि अच्छा मैं ये बोलूंगी तो वर्बटम ये बोल देना। तो जब वो अभी इसी वक्त हो रहा है, तो वो डायलॉग भी अभी इसी वक्त की फील के साथ ही आना चाहिए। वो इतना रिहर्स नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे कि अरे इतना धारा प्रवाह। वो धारा प्रवाह में अगर फंबल भी होता है तो फिर देन यू हैव टू बी गुड इनफ उस फंबल को मैनेज करने के लिए। तो जब अगर ये वाली बात हो गई है तो तिशु ने बोला नहीं, तेरा अपना तरीका है। लेकिन एक बार स्क्रिप्ट याद करके उतनी जिसमें कि फंबल की गुंजाइश हो, ताकि वो लगे कि मैं याद करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी प्रेजेंट में बोल रहा हूँ। ये जो लेयरिंग वाली चीज़ है, ये कहाँ से आएगी? वो आप ऑलरेडी अपने कैरेक्टर पे उतना आप काम कर चुके होते हो
क्योंकि आपको ये तो पता होता है कि ऐसा एक सीन आने वाला है, तो आप उस मूड की प्रिपरेशन करते हो, आप उस डायलॉग की प्रिपरेशन नहीं करते हो। तो जो बहुत सारे लोग जो है ना वो डायलॉग्स में फंस जाते हैं। डायलॉग्स सिर्फ रेफरेंस है, अगर आपका मूड आपने करेक्ट पकड़ लिया है ना तो लाइनें कहीं नहीं जाती, फिर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तो भी सही होगा। बाबिल का काम देखा आपने? बाबिल का पूरा तो नहीं, एक शो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो जो भोपाल गैस, हाँ मैंने कुछ उसके वो देखे थे। वही है, जीन्स तो करेक्ट है, मेहनत अभी और करनी पड़ी, वो हर एक को करनी पड़ती है। मतलब मैं आज से 20 साल पहले किए हुए अपने कैरेक्टर्स को अगर देखूं तो कभी कभी बहुत शर्मिंदा होता कि करे क्या रहा था, बट उस समय समझ ही उतनी थी यार, कुछ नहीं कर सकते। वो मैच्योरिटी एक एज के बाद ही आती है। तो बाबिल को ही फाइंड हिज वे। अभी तो थोड़ा कुछ एक कंट्रोवर्शियल एक वीडियो आ गया है उनका, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट वीडियो। नो आई डिड सी इट। क्या कहूँ मतलब उसके बारे में, हाँ देखा मैंने। चलिए देखिए, कहाँ से बात शुरू होनी थी, जो आप कह रहे थे ना कि कुछ प्लान्ड नहीं है। पहले सोचा था थोड़ा पहले की बात कर लेंगे, फिर काम पर जाएंगे, बट वी विल कम बैक टू वर्क बिकॉज और बहुत सारी बातें शोज, प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्ट से रिलेटेड मुझे पूछनी है। लेकिन उत्तराखंड में जड़ें, दिल्ली में पले बढ़े और फिर काम के लिए मुंबई, सब जगहों का कुछ कुछ होता है एक व्यक्ति के अंदर। तो आप इन सारी जगहों से कैसे रिलेट करते हैं अपने आप को? या दिल्ली सबसे ज्यादा है आपके अंदर या आप मुंबई? नहीं, अब मुंबई तो, या आप भी थोड़े पहाड़ी हैं? पहाड़ी तो मैं पूरा हूँ। हाँ, मतलब कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। कौन से पहाड़ी ट्रेड्स हैं आपके अंदर? नहीं, जो पहाड़ी ट्रेड्स है मैं बताऊंगा नहीं। वो आपको खुद डिस्कवर करने होंगे। मतलब जो उन्होंने कहा था ना धर्मवीर भारती जी ने, इसका उद्घाटन मैं शब्दों में नहीं करना चाहता। इसका पहाड़ी मस्ती तो मुझे दिखाई दे रही है। एक तो मुझे मतलब मौका मिले तो मैं कभी भी उठ के निकल जाऊं वहां पर, और इस दिन की लोग बोलते ना, अरे आबो हवा ऐसी है वैसी है, कुछ नहीं, वो पहाड़ है, वो मेरा घर है। तो जैसे अभी भी मेरे लिए सही मायनों में बम्बई मेरा ऑफिस है। अच्छा, हाँ, कर्म क्षेत्र। दिल्ली मेरा घर है। दिल्ली और पहाड़ दोनों के दोनों, क्योंकि यहाँ पे आगे तो उधर जाना कोई बहुत, पहाड़ में घर है अभी? कहाँ पर, कहाँ से? बाकायदा कोटद्वार में, मतलब मेरा ननिहाल ददिहाल दोनों एक ही शहर में। कोटद्वार, अच्छा। और वो इतना बड़ा शहर है कि हालांकि सिर्फ वो शहर की बात नहीं है। तो हम लोग एक बार वहाँ गए और मैंने अपनी सास को कहा कि अच्छा तुम फ्लाइट पकड़ के आ जाओ दिल्ली, दिल्ली से टैक्सी वाला तुम्हें यहाँ ले आएगा। बोलते एड्रेस क्या है? तो मैं और मेरा भाई जो कि वहाँ पर राजेंद्र मोहन बड़ोला, जिसने जिंदगी वहाँ काटी है, स्टेट बैंक में काम करता था, बोला एड्रेस क्या है? तो जब तक वो फ्री होल्ड की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, उसके कुछ साल बाद, तब तक घर का नंबर नहीं पता था किसी को। तो उसने बोला एक काम करो, वो एक पीपल किसी भी नहीं कुछ नहीं, शहर में घुस के पहली जो भी दुकान हो रुक कर उसको बोलना चुन्ना बड़ोला का घर कहाँ है। तो जब ये पहुंचे तो टैक्सी वाला जो है वो बोलता है सर ये क्या जगह है? उन्होंने ऑफिस दी आ रही है तो मिठाई का डब्बा तो लेकर आएंगे। उन्होंने शहर में घुस के पहली दुकान में जाके पूछा कि इनका घर कहाँ है। उसने गूगल मैप पे बताया, बद्रीनाथ रोड पे सीधा जाना, वहाँ पे नगर पालिका में मालवीय उद्यान आएगा, उधर पीले रंग के घर की नीले रंग की खिड़कियां हैं, वो उनका घर है। क्या बात है। तो इतना पुराना परिवार है ये कि वहाँ पे सब जानते ही हैं। वो एक सहूलियत है ही। वहीं बगल में फार्म हाउस है, तो जाते रहते हैं आप? हाँ, अब भी होकर आया हूँ। फिर दिल्ली? दिल्ली में क्योंकि पैदा दिल्ली में हुआ हूँ, पला बड़ा यहाँ पे हूँ। स्कूल के जो मेरे दोस्त हैं वो तो ऑब्वियसली यहीं पे रहते हैं, और कुछ एक दोस्तों से तो ऑब्वियसली स्कूल के दोस्तों से कहाँ आपका टच छूटता है कभी। जो 3-4 इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पे रहते हैं। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वो, मैं जब पहुँचा था वहाँ पे तो 16 साल की उम्र थी मेरी। बहुत सारे लोग अब ऑब्वियसली उनको भी अपने काम करने थे तो वो छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे भी 3-4 लोग ऐसे हैं जिनसे कि मिलना जुलना रेगुलर उस पे होता है बेसिस पे। दिल्ली में आपकी काफ़ी प्रिविलेज्ड लाइफ रही, मतलब ऐसा है ना, कुछ बचपन में कोई संघर्ष वगैरह टाइप कुछ नहीं था? वेल टू डू फैमिली विद सब कुछ?
वेल टू फैमिली मतलब पिताजी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे और ही वाज अ मास्टर इन साउथ एशिया. सो he headed the Times of India Lucknow in 87-88. Then he was the associate editor of Pioneer. उससे पहले डेक्कन हेरल्ड में उन्होंने he was the chief of bureau. हाँ, उस तरीके से ये था कि प्रिविलेज्ड लाइफ, क्योंकि मेरे पिताजी के पास काम हमेशा से था. लेकिन जिस तरबियत के मेरे पिताजी थे, जिनकी कलम के ऊपर अधिकार सिर्फ एक ही इंसान का था, वो खुद. तो बहुत प्रिविलेज्ड आपकी लाइफ हो नहीं सकती. आपको अपने मीन्स में रहना आ जाएगा. उन्होंने अपनी वसीयत में जो है बहुत सारी किताबें और ज्ञान जो है वो रख छोड़ा है. और उसमें लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये है कि उस वसीयत के जो है सिर्फ हम 3 भाई बहनी जो है वो बेनिफिशरीज नहीं है. किसी बाहर वाले को भी आकर वहाँ से अगर कुछ लेकर जाना है, मोर देन वेलकम. एक्चुअली उस समय भी मुझे समझ में आ गया था कि सबसे आसान काम दुनिया का एक है, पैसा कमाना. रेपुटेशन कमाने में सालों लग जाता है. और मैं एक बात बताऊं कि जब मैंने काम करना शुरू किया था, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में दिल्ली में मैं जहाँ पे जाता था, दे वर रेडी टू गिव मी वर्क. कि अरे आप मतलब विश्व मोहन बडोला जी के अगर सुपुत्र हैं तो. लेकिन इसमें ये नहीं कि हाँ जो काम शुरू कर दो, कि भैया कम से कम ये है कि आई वुड गेट अ लुक इन, कि शुरू करते हैं, देखते हो यार, अगर 1 महीने काम करके देखो, हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे, हो सकता है कि हमें सही ना बैठे. लेकिन हाँ ये है कि अपॉर्चुनिटी देने को तैयार थे लोग, जिसका कि फ़ायदा उठाया जा सकता था. मुझे उसी फ़ायदे से परेशानी थी. तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि यार ये तो जहाँ जाओ वो सब काम देने को तैयार हैं कि उनकी औलाद हो. तो उन्होंने बोला हाँ तो बेटा 40 साल लगाए मैंने भी ये चीज़ करने में, देख ले कहीं और जाके ट्राई करके देख ले. मैंने कहा नहीं, मुझे वो एडवांटेज चाहिए नहीं. बिकॉज मेरी प्रॉब्लम ये थी कि इफ़ आई डू नॉट गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, मुझे नहीं पता कि मतलब आई वॉज मेड फॉर ग्रेटर थिंग्स और ये और वो फला ढमाका. लेकिन मुझे ये चीज़ मालूम थी कि ये बढ़ के पेड़ के नीचे कुछ उगेगा नहीं बहुत आसानी से. यही पूछने वाली थी. अपनी आइडेंटिटी खोजने के लिए जो है मैं दिल्ली छोड़कर बम्बई गया. और वो ज़रूरी था. मतलब बहुतों को सूट करता होगा कि नहीं यार, जब इतना नाम है उनका तो यहीं पे कुछ करते हैं. और मुझे उन लोगों से भी जो ये सोच रखते हैं उससे कोई परेशानी नहीं है भाई. टू ईच जोन. मुझे लेकिन अपने वो सहूलियत मुझे नहीं चाहिए. मुझे बताइए थोड़ा सा, मैं बडोला जी के बारे में जानना चाहूंगी. तो जर्नलिस्ट थे, तो थिएटर वो शौकिया करते थे, और फिर फिल्मों में भी कितनी फिल्मों में हमने उन्हें देखा. तो अब तो उनकी पहुंच तो बॉलीवुड तक भी थी. थिएटर जो है वो शायद पहले से हमेशा से था. मैं बताऊं, मेरे पिताजी ने कभी कॉलेज में फीस नहीं भरी. उनको कल्चरल कोटा में हमेशा स्कॉलरशिप मिलती थी, वो मुफ्त में पढ़े. तो ऐसा उन्होंने कहा था. बोलता है यार चलो खैर, उस समय जगह जगह पढ़े. मुझे ये पता है कि वो दयालबाग यूनिवर्सिटी में भी थे, बरेली यूनिवर्सिटी में भी थे, फिर फाइनली यहाँ पे किरोड़ीमल कॉलेज में बीए और एमए कंप्लीट किए. शायद वो जो प्लेयर्स करके उनका किरोड़ीमल का बहुत फेमस थिएटर का जो वो है डिपार्टमेंट, उसके भी वो तभी शुरू हुआ था. बच्चन साहब का कॉलेज भी किरोड़ीमल है. बच्चन साहब ने अपने एक आर्टिकल में कहा था that first play that he did in Kirodimal was Death of a Salesman. So he played my father's son there. उसके बाद 60s में आके दिल्ली थिएटर का जो रिसर्जेंस जो हुआ, my father was one of the proponents of that resurgence. तो कहानी कुछ ऐसी है कि उनके दोस्त थे मोहन महर्षि, शादी हो चुकी थी. तो वो एक दिन घर आए कि बडोला यार मैं एवं इंद्रजीत कर रहा हूँ तो ये तू कर ले. तो पापा ने ना अनुकुर करके उनको ये बोला यार माँ को दिखाते कि इससे पूछ ले. हाँ बोलेगी तो मैं कर लूँगा. तो माँ ने बोला हाँ क्यों नहीं करेंगे भाई, थिएटर करते थे हमेशा से. तो मेरी माँ बोलती, मेरी तो माँ तो उस दिन मारी गई. मुझे तो तब समझ में आया कि ये आदमी नाइट ड्यूटी करेगा, 11 बजे तक सोएगा, उसके बाद उठ के चला जाएगा रिहर्सल करने, वहाँ से जॉब पे. तो मेरी माँ आज तक किसी भी प्ले का जो है ना बोलती मैं टिकट नहीं खरीदूंगी, मुझे टिकट दो. तुम्हारे थिएटर के चक्कर में मेरी बैंड बजी हुई थी. फ्रॉम आई थिंक 1966-67 से लेके, और वो पूरा समय जो है एक तो इतना बेहतरीन था. आपके विनोद नागपाल और पापा और
बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, विनोद दुआ जो है वो उन शोज में जो है वो खुद बहुत अच्छा गाते थे, वो सूत्रधार हुआ करते थे। सो हम लोगों ने ट्रैवल किया है बम्बई उसको लेके। अच्छा। खैर वो जो रिसर्जेंस जो था दिल्ली थिएटर का उस समय उसका पे बड़ा हिस्सा थे वो। देशांतर और अभियान नाम के दो थिएटर ग्रुप्स होते थे। देशांतर तो बहुत पहले ही डिसॉल्व हो गया था, अभियान जो है वो बहुत सालों तक चला। उसके बाद तो मतलब ऐसा था कि अच्छा वो साल में एक बार एक नाटक करते थे सिर्फ इसलिए कि यार दोस्त मिल लें। मैंने भी काम किया है उसमें। जो एक एजुकेशन जो थी ना वो बिल्कुल सही थी परफॉर्मिंग आर्ट्स और इन सब चीज़ों को लेकर। फिर वो कैसे बॉलीवुड में कुछ फिल्मों में कैसे पहुंचे? वो हुआ ये कि फिर दिल्ली में तो जो काम होता था उसमें वो मतलब काफ़ी सारा तो काफ़ी शूट दिल्ली में होने शुरू हुए थे, एपिसोडिक्स बना करते थे। और वहाँ से आशुतोष गोवारिकर ने उनको देखकर बुलाया एक शो करने के, एक फिल्म करने के लिए, स्वदेश। हाँ। स्वदेश के बाद फिर उन्होंने जोधा अकबर भी की, मुन्ना भाई MBBS की। फिर एक हम लोगों का शो था एक चाबी है पड़ोस में, ही प्लेड माय फर्स्ट फादर, और वो अच्छा चला था शो। वो री इंट्रोड्यूस तो हो ही गए थे। फिर तो बीच में बहुत समय ऐसा रहा है कि उनके पास मुझसे ज़्यादा काम था, तो मैंने उनको जाके बोला सुनो ये चाबियाँ घर चलाओ तुम। मतलब टेलीविजन में ने कहा ये अच्छा यार, अगला मैं महीना भर जो है रगड़ रगड़ के काम करूं। पिताजी जाते हैं 5 दिन काम करते हैं और उनका फिर भी पेचेक मेरे पेचेक से बड़ा होता है। बट यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन, मतलब एक्टर ना कहूँ, इसमें थिएटर में इसी तरफ आना चाहते थे एक्टिंग में, या कभी कुछ और बनने का भी सोचा था क्रिकेटर के अलावा? नहीं वो तो कभी ये बनने का सोचा था, कभी वो बनने का सोचा था। वो तभी होता है जबकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें बनना क्या है। हाँ। सबसे पहली चीज तो ये किया। मुझे क्या नहीं बनना है इसकी क्लैरिटी मेरे दिमाग में हमेशा से थी। मुझे गवर्नमेंट जॉब वो 9 से 5 9 से 6 वाला तो मतलब चांस ही नहीं था। अच्छा। मैंने अपने कजिन को एक बार टाई पहन के हाथ में ब्रीफकेस लेते ऑफिस जाते देखा था, तो मुझे लगा था यही विजुअल मुझे रिक्रिएट नहीं करना। ठीक है। अच्छा, एक्टिंग तुम्हें आती है नहीं आती है ये कौन बताएगा? शीशे में तो मैं भी ठीक लगता था ना। अच्छा। और हमारे पिताजी का बड़ा सिंपल था कि एक्टिंग लगता है कर सकता है तो फिर जाके ट्राई करके देख लेना होती है कि नहीं होती है। यहाँ थिएटर नहीं करते थे आप? नहीं, मैंने एक्ट वन के साथ एक नाटक किया, फिर उनके मित्र थे अरुण कुकरेजा, उनके साथ एक सबसे पहला नाटक उन्हीं के साथ किया था, अरुण कुकरेजा जी के साथ। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी, बहुत फेमस जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, और उसमें उन्होंने एक मुझे रोल दिया था जिसमें मुझे 3 लाइन बोलनी होती थी और 45 मिनट में स्टेज पे होता था। बस 3 लाइन? 3 लाइन। मुझे उस दिन समझ में आया कि सबसे डिफिकल्ट रोल तो मेरा है, क्योंकि पानी पीने की एक्टिंग करनी है, बुखार में है आदमी, फिजिकल एक्टिंग करनी है तुम्हें। डायलॉग वाली एक्टिंग बहुत आसान होती है, जहाँ तुम्हें बोलना है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अभी वो बोल रहे नहीं इस लाइन को हटा दो, आंखों से बताओ। मतलब इतने एक्टर फंसते हैं ना, यू डू नॉट इवन नो हाउ टू एक्सप्रेस लव विदाउट सेइंग एनीथिंग। हम लोग इतना भलभल भलभल मतलब बोलने में वो हो चुके हैं। तो मैंने कर तो लिया, फिर वो करते 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 मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, मतलब एक्टिंग, एंड वो मुश्किल था इसलिए इंटरेस्टिंग था। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर नाटक मैंने बहुत ज़्यादा किए नहीं। लेकिन बॉम्बे क्या सोच कर गए थे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ बॉम्बे? और क्या वहाँ पे कोई लिंक था कि अच्छा जाऊँगा तो इससे मिलूंगा? देखिए, मेरी बहन और मेरे जीजा का अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू हो चुका था, तो मुझे ये था कि अच्छा वहाँ पे जाके कोई काम तो मिल जाएगा। हाँ, मतलब तो मैंने कॉस्ट्यूम कोऑर्डिनेटर से शुरू किया था। और फिर मुझे ये समझ में आया कि मेरी खुद की ड्रेसिंग सेंस इतनी बुरी है तो मैं दूसरों को क्या कपड़े पहनाऊंगा। मुझे आज तक नहीं फर्क पड़ता कि मैं क्या पहन के घर से बाहर निकल रहा हूँ। मतलब शूटिंग में भी ना मेरे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट वाले बहुत खुश रहते हैं, सर कुछ नहीं बोलते। सर को समझ में आए लैवेंडर और पिंक और ये मुझे तो सब एक जैसे ही लगते हैं, बोलते नहीं अलग होते हैं। सो फिर उसके बाद इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग। आई नेवर वांटेड टू बिकम एन असिस्टेंट। मुझे बना दिया गया क्योंकि घर का शो था और दिन कट रहे थे किसी तरीके से, मतलब असिस्टेंट गिरी में। तो एक बार ये फिर तय हुआ कि तिशु भाई ने बोला कि अच्छा मैं अब लिखूंगा और डायलॉग्स तू करना। तो एक कोई पायलट जो है वो किसी के लिए बना रहे थे और उसके पास भाई के पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने मुझे बोला कि सुन इसके डायलॉग्स करेगा क्या? मैं बोला हाँ ट्राई कर लेता हूँ। आई वाज ऑल ऑफ 22
नया दौर बन रहा था और उसमें जब हम लोग वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट था, 55 एपिसोड की ही सीरीज थी, लेकिन वही 25-26 के आसपास आके पूरी जनरेशन बड़ी हो जाती। नॉवल था नाचो बहुत गोपाल, उस पे बेस था। तो लिखना शुरू किया मैंने। ये काम करते करते पता है क्या, अमूमन नहीं पता चलता कि आपकी क्या वैल्यू है या आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वो माइलस्टोन्स जो है ना, वो अगर आप दौड़ रहे हो ना तो आपको शायद नहीं नजर आते। एक थर्ड पर्सन्स व्यू जो है वो जरूरी होता है। उसके अगले दिन से आई बिकेम अ ब्रिलियंट असिस्टेंट एंड आई विल से दिस इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग बोस्टफुल। फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी सेट में जिस पे कि मेरी नज़र नहीं होती थी। आप मुझे 100 का क्राउड दे दो रात को, मैं अकेले मैनेज कर सकता था, हर एक को ये बता के कि अच्छा तुम्हें कब एंटर करना है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं से लेके सब कुछ। और एकदम से फिर वो ना मुझे ये लगा कि नहीं यार एक्टिंग तो हो जाएगी, क्योंकि वो तो तुम देख भी रहे हो इतने एक्टर्स को, छोटे छोटे रोल्स भी कर रहे हो सब कुछ। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत ये है कि इफ़ यू आर इन लव विद द क्राफ्ट देन लर्न एवरीथिंग अबाउट इट। तो मैं अभी भी जो है ना मतलब वो सेट पे होता हूँ, इसलिए नहीं कि मतलब अगर बोर हो रहा हो कोई आदमी कमरे में बैठे हुए, उससे अच्छा बाहर आ जाओ ना यार, कुछ काम सीखो। हाँ 3 चीज़ें नहीं करने के लिए मिल जाएंगी, कुछ तो फायदा होगा। सो एक्चुअली फ्रैंकली बता रहा हूँ, आई एम इन लव विद द क्राफ्ट। मैं मैं कुछ भी सीखने को तैयार हूँ। So you are happy being where you are। जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसमें आप सबसे ज़्यादा खुश हैं। हाँ, और कोई दूसरा काम आता भी नहीं है मुझे। चलिए कुछ सुनवाते हैं आपको। हाँ सुनाओ। हेलो वरुण, मैं प्यार से सब इसको भोटू कहते हैं। आज तुम इतने सक्सेसफुल हो गए हो, इतने सक्सेसफुल एक्टर हो, लिखते अच्छा हो, ये सब जो हुआ है ये तुम्हारी मेहनत और अपने क्राफ्ट, अपने स्किल को धार देते हुए, तेजी देते हुए तुमने ये सब अचीव किया। वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, बिकॉज तुमने मुझको असिस्ट किया नया दौर में, और भी कई प्रोजेक्ट्स में तुमने मुझको असिस्ट किया। और तभी मुझको लगता था कि तुम एक बेहतरीन असिस्टेंट थे और बहुत अच्छे एक्टर भी थे। मुझे लगा था तुम कहीं ना कहीं पहुंचोगे ज़रूर। और सबसे बढ़िया बात तो वो थी जब हमने हासिल बनाई थी, और मुझे याद है उस वक्त तुम उसमें एक्टिंग भी कर रहे थे, बड़ा रोल कर रहे थे और असिस्ट भी करते थे। तो दोनों चीज़ तुमने किस तरह से की, मुझको याद है वो कव्वाली जो हमने औरंगाबाद में शूट की थी, एक पूरी रात में हमने पूरी कव्वाली की थी, उसमें तुम गाना भी गा रहे थे। तो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट इन सो मेनी प्रोजेक्ट्स। यू आर अ ग्रेट असिस्टेंट, यू आर अ वंडरफुल एक्टर। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट इन लाइफ, ऑल द बेस्ट। यानी जो मैं वहाँ से दे के निकला हूँ, थैंक यू बोलना तो बनता नहीं अगले का। सो 2 चीज़ें हैं, मतलब जो मैं हमेशा से मानता हूँ कि जब मैं दिल्ली से गया तो फिर यहाँ से पिताजी से जो लेके गया था, और बम्बई में जाके जो 5 साल भाई के साथ मैंने काम किया, फिल्म मेकिंग के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो सारा का सारा जो नींव जो है वो इनसे आप मिले कैसे थे? तो नया दौर का डायरेक्टर कोई और होने वाला था। 2 दिन पहले अगले ने बोला कि यार शूट हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कहीं आगे, और ये आपकी बहन के प्रोडक्शन हाउस में हो रहा था। तो ये था यार भाई परसों से शूट शुरू है, मतलब लोकेशन बुक कर दी है, सब कुछ, कैंसिलेशन का पैसा देना पड़ेगा, सब कुछ होगा, तो और अब नहीं हो सकता क्योंकि एक्टरों की डेट बड़ी मुश्किल से ले लगा के की है। तो शूटिंग से 2 दिन पहले भाई एंटर किया, तिग्मांशु धूलिया। मैं सोच रहा था होगा कुछ 40-45 साल का कोई बंदा, मैं मिला ही नहीं था, ना मुझे पता था कुछ। मैंने ही दरवाज़ा खोला, ये I'll tell you how I was 22, he must have been 28, और रात को जो है तो लेट सोया, पता चल रहा था यूं करके अंदर चला गया सीधा। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि अच्छा वो पापा के साथ भी दिल्ली में काम कर चुके थे, असिस्ट वगैरह करते हुए सब कुछ। तो दोनों पहाड़ी, उसके ऊपर से कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर, लिखता तो अगला था ही। तो उस समय में तो ये था दैट टिशू भाई के घर जाके उसको उठा के उसको गाड़ी में डाल के उस गाड़ी को चला के शूटिंग पे लेकर आना, ये सारे काम मैं करता था। क्योंकि मेरे और कुछ शूटिंग अगर कोई बाहर करनी है, जितने दिन का है शेड्यूल कर आके
हम लोग साथ में लिख रहे थे सब कुछ कि इफ़ यू आर बिजी राइटिंग दिल से और इफ़ यू आर बिजी राइटिंग हासिल, देन जितने भी वो एपिसोडिक्स जो होते थे, जो बहुत बेहतरीन स्लॉट थे वो, स्टार 1 का एक था स्लॉट डायरेक्टर्स कट, स्टार प्लस में एक था 45 मिनट के। कितनी पुरानी, 27-28 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। हाँ, तो स्टार प्लस के जो स्लॉट्स थे, स्टार बेस्ट सेलर्स, उठा के देखना किन किन डायरेक्टर्स ने बनाए हैं वो। आज की डेट में सब बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं। फिर वो काम मिलना शुरू हुआ टीवी में, मैंने एक तो ले लिया, चलो एक के चक्कर में दूसरा मिल गया। फिर मुझे ये समझ में आया अच्छा ये तो मुझे सीरियस एक्टर मानने लगे। और उस समय ये था कि नहीं टीवी कर रहा है तो उसको फिल्म वाले हाथ नहीं लगाएंगे। बट मेरी सिचुएशन मुझे अलाउ नहीं करती थी कि मैं जो हूँ काम छोड़ के और इंतज़ार करूँ फिल्म्स का। और दूसरा मैं सही बताऊँ, अगेन इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग पोस्टफुल, अगर टेलीविजन में ये तब तक माना जाने लगा था कि एक्टिंग टीवी में जो है ना वो चलायमान होती है। हालांकि कितने बेहतरीन शोज टेलीविजन में लोगों ने बनेगी अपनी बात मिल चुका था, बनेगी अपनी बात मिल चुका था। कोशिश एक आशा के बाद जब हम लोग इस डेली सोप के दौर में घुस रहे थे, सो देन आई डिसाइडेड कि बॉस कोई नहीं कर रहा है ना अगर एक्टिंग लोगों के हिसाब से, तो तुम जब भी टीवी खोलोगे और तुम्हारे सामने वरुण बड़ोला का चेहरा आएगा तो वो परफॉर्म करता हुआ ही नजर आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन इवन अ सिंगल शॉट। एक्टिंग है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे फोन पे देख रहे हो अपने, या फिर अपने 55 इंच के टीवी पे देख रहे हो या प्रोजेक्टर पे देख रहे हो, मैं वही काम उसी शिद्दत से करूंगा जिस तरीके से मुझे करना है। बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप फिर वही जो है ना कि अरे इतना एटीट्यूड है यार, ये तो डायरेक्टर को बताता है कि क्या करना है। ऑब्वियसली क्योंकि आधे डायरेक्टर आप उठा के लेकर आते हो जिनको कि सिर्फ अपना दिन भरना है, उसको अपना काम नहीं आता, उसके चक्कर में मैं अपना काम नहीं करा। मैं अपना काम उसी तरीके से करूंगा। अगर मुझे 5 टेक चाहिए तो मैं 5 नहीं, मैं 6 टेक लूंगा, बिकॉज आई वांट टू गेट दिस राइट। सो एक समय ऐसा था कि बहुत लिमिटेड लोग थे जिनके साथ मैं काम करता था, बट दैट्स ऑल राइट। मुझे पूरी इंडस्ट्री के साथ काम नहीं करना, स्पेशली मुझे उन लोगों के साथ काम नहीं करना जो कि अपने टाइम पे, अपने टैलेंट पे उतना वो नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उसको जितनी की देनी चाहिए। बॉलीवुड में जाने का आपका उतना बहुत एम्बिशन नहीं रहा कि बॉलीवुड में जाने संघर्ष करें, फिल्में मिल जाएं इसके लिए? पता क्या है, आज जब मैं सोचता हूँ ना, तो हालांकि हर इंसान चाहता है कि भगवान और कुछ नहीं तो कम से कम में दिलीप कुमार बना दे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये आपके अंदर कुव्वत है दिलीप कुमार बनने की या अमिताभ बच्चन बनने की। बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर इंसान को पता होता है ए, क्या आप शाहरुख खान या सलमान खान बन सकते हो? बी, क्या आप शाहरुख और सलमान बनना चाहते हो? बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो नहीं बन सकते उनको लगता है यार मुझे नहीं बनना। ऐसा नहीं है। हाँ, एक समय के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं यार मुझे वो वाली लाइफ नहीं चाहिए। दिलीप साहब तो खैर अलग ही चीज़ हो गया, बट अपने बच्चन साहब भी, उन्होंने जिस तरीके का काम किया है सबको, ये सारे के सारे लोग सुपरस्टार्स जो हैं वो किसी कारण से हैं। देयर इज डेफिनेटली समथिंग दैट दीज मैन हैव डन राइट। मुझे लेकिन अभी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ जो मैं कर रहा हूँ उससे। मुझे लगता है उससे बहुत कुछ और करना चाहिए। बट एम आई विलिंग टू बिकम अ सलमान खान और अ शाहरुख खान? नो, आई एम नॉट। सलमान और शाहरुख खान बनने के प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है। हम स्कूल में थे जब फौजी आया था। फौजी था एंड दिल दरिया करके भी एक शो था शायद वो। फिर वो सर्कस आया था। हाँ, पर वो अच्छा, शाहरुख भी लोगों को लगता है कि एक तो हमारे यहाँ पे जो स्टार बन जाए ना, ही गॉट लकी। तुम 5 मिनट बैठ के शाहरुख से बात कर लो, मतलब आधे लोग मुंह नहीं खोल सकते उसके सामने। तो पढ़ा लिखा बंदा और वो इंटेलिजेंट है, वो अनदर लेवल का है। वो आपका अपना एक्सपीरियंस कोई? छोटा सा ही था, उसकी चकदे की शूट चल रही थी तो, और मेरे सेट के बगल में, सो आई न्यू दी कैमरामैन। मैं गया तो ये खड़े हुए थे वहाँ, तो ऐसे ही मैंने बोला माय नेम इज वरुण बड़ोला, माय फादर एंड यू वर्कड इन अ प्रोजेक्ट टुगेदर।
सो ऑब्वियसली ही न्यू। पिताजी के साथ तो उसकी लंबी लंबी डिस्कशंस वहाँ पे हुई होंगी आउटडोर पे बैठे हुए, तो उतना ही था। लेकिन उसके इंटरव्यूज सुनो, जब वो बोलता है बैठ के मन करता है कि तुम शाहरुख को सुनो, बेहतरीन बोलता है। सो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं हुई इज़ वन थिंग, लेकिन पर्सनली मैं फिर यही कहूँगा कि वो शाहरुख सलमान वाली ज़िंदगी के जो प्रेशर्स हैं साथ में, उतने प्रेशर्स मुझे नहीं चाहिए। वो सक्सेस के साथ जो है ना एक कॉस्ट आती ही आती है। सो एम आई विलिंग टू गिव दैट पे दैट कॉस्ट? नो, आई डोंट थिंक सो। बट जब टीवी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि टीवी प्रोग्रामिंग जब शुरू हो रही थी और बनेगी अपनी बात, मुझे लगता है हम लोग शायद स्कूल कॉलेज में थे, उस दौर में आपने भी वो टीवी का स्टारडम तो आपने भी देखा होगा कि लोग नहीं टीवी का स्टारडम देखा, और लेकिन उसमें ऋचा इतना बात बताऊं, जैसे आज भी एक उम्र थी जब कि अच्छा आज वहाँ पार्टी है तो चलो चलते हैं, सब कुछ तुम्हें भी घर में जाके करना है कि अकेले रहते हो। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता, मैं महीनों महीनों अपने घर से बाहर नहीं निकलता। आज से 2 साल हो गए, एक पार्टी में मैं गया जो कि हमारी जो तो क्रिकेट टीम थी उसी के सारे लोग आए हुए थे, एंड आई रियलाइज दैट आई हैड नॉट मेट देम इन 6 years। मैं अपने घर में बैठ के अपना रिकॉर्ड प्लेयर ऑन करके उस पर गाना लगा के बैठना पसंद करूँगा। आई डोंट गो टू पार्टीज। जितने भी ये काम है ना कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए, यार लोगों से मिलो, इन सब से, मैं वो कुछ भी नहीं करता। क्यों? मतलब अच्छा नहीं लगता या कंफर्टेबल नहीं है? और मतलब मुझे इंट्रोवर्ट तो मैं नहीं हूँ उस तरीके से, लेकिन हाँ यार मेरे अगर 9 से 9 रात को मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम खत्म होने के बाद वो वक्त मुझे चाहिए अपने लिए। तो अगर उसकी कीमत जो है वो एक शो है जो कि मुझे नहीं मिलने वाला है, वो चलेगा यार। लेकिन क्योंकि नेटवर्किंग तो बहुत ज़रूरी है आजकल इंडस्ट्री में, हर जगह नेटवर्किंग। मुझे तो वाईफाई के अलावा आज तक नेटवर्किंग समझ ही नहीं आई। आई गेस वो एक समय के बाद ना उम्र में आपको लगने लगता है बट ठीक है यार, बट वो मेरा ठीक है यार जो है ना वो 20s में ही शुरू हो गया था। पैंडरिंग मेरे बस की नहीं है, अननेसेसरीली कहीं पे घुसना जहाँ पर कि आपकी ज़रूरत नहीं है, वो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं किया। नेवर ओवरस्टे योर वेलकम। आपको ये पता होना चाहिए कि कब एग्जिट करना है, और जो टाइम हो एग्जिट करने का उससे भी 5 मिनट पहले ही निकलो। क्या बात, वाह। वो वाली चीज़ है। एंड प्लस यस आई लाइक स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद माई ओन सेल्फ। जैसे कि सिद्धार्थ सेन गुप्ता जो एज स्टॉर्म के में डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, तो हम लोग लिखने के लिए जाते हैं बाहर। होटल में एक ही होटल है मनाली का जहाँ पे हम लोग हर बार रुकते हैं। अच्छा। और जब राइटिंग चल रही होती है तो वो जो कमरा है उसमें छोटा वाला कमरा मेरे पास, क्योंकि अगर मेरा कोई सामान टेबल पे पड़ा है ना तो मैं पैदल चल के नहीं जाना चाहता, मैं बिस्तर पे यूं करके जाके उठा के और फिर वापस आ। तो ये रूल है कि भाई कमरा बड़ा मत देना, उतना देना जो कंफर्टेबल हो सिर्फ। तो एक बड़े कमरे के साथ एक दरवाज़ा लगा हुआ है, इस वाले में मैं रहता हूँ। हम लोग करते क्या हैं, 2 बजे सोते हैं, रात के 2 बजे लिख लिखा के सुबह उठो, एक लंबी वॉक पे जाओ, ब्रेकफास्ट करके वापस आओ, फिर शाम को 4 बजे निकलो, 5:30 बजे तक खाना खा के 10-12 किलोमीटर वुड्स में चल के वापस आके स्टार्ट वर्किंग। हमें सिर्फ 2 लोगों से बात करनी पड़ती है। एक तो जब जाओगे ऑर्डर करोगे तो वेटर से तो बात करनी पड़ेगी, और दूसरा पेमेंट करते हुए। कोई हमारे कमरे में नहीं आता, कुछ नहीं। तो उसकी तो लास्ट टाइम क्या हर बार होता है कि वो हम लोग निकलते हैं वहाँ पे, तो उसकी वाइफ पूछती है सुनो वापस तो आओगे ना क्योंकि तुम दोनों का भरोसा कुछ नहीं कि तुम टिक जाओ, तुम रह जाओ वहाँ पर। तो मैं तो अब सोच रहा हूँ एक ऐसी जगह अपने होम टाउन में उत्तराखंड में होनी चाहिए जहाँ। अभी आजकल आप OTT शोज वगैरह लिख रहे हैं? OTT शोज लिख रहा हूँ, एक्टिंग भी उसी में। टेलीविजन के मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मना कर दिया, बट टीवी में after the last show that I did, which was immensely popular, it got popular there. देश में निकला होगा? No. If you haven't seen that show, that please कभी वक्त निकाल के देखना, मजा आएगा तुम्हें। उसका नाम था मेरे डैड की दुल्हन। हाँ, वो मैंने पूरा बैठ के नहीं देखा, लेकिन हाँ देखा है। But it was a very very enjoyable show. श्वेता तिवारी और तो उसको भी खत्म हुए 5 साल हो गए। पर अब मुझे लगता है अगर टीवी में वापसी करनी है या कुछ करना है तो फिर एक लेवल का तो होना चाहिए कम से कम शो। टीवी का एक सवाल है मेरा, लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ और सुनवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
ऋचा, वरुण की तारीफ में 2 शब्द पब्लिक में मैं कह तो दूं, पर डर मेरा ये है कि उन्हें सुनकर वो खुद पछाड़ खा के गिर न जाए, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने एक ही परंपरा निभाई है भाई बहन के रूप में, वो है टांग खिंचाई की। अब बचपन वैसे हमारा बहुत ही मज़ेदार था, एक साधारण सी मिडिल क्लास फैमिली को हम बिलोंग करते हैं। वरुण और मेरी जहाँ तक बात है भाई, दिल्ली से लेकर काठमांडू तक पहली बार हवाई जहाज़ में एक साथ हम बैठे थे। अब एरोप्लेन में बैठ तो गए, खाना जब आया तो एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे हम। वरुण ने मुझे कहा कि अगर इस खाने के लिए पैसे मांग लिए तो क्या करेंगे। मैं कुल जमा 2 साल बड़ी थी, लेकिन मैं कुछ पैसे लेकर चली थी पापा के लिए। मैंने कहा ऐसा करते हैं, खाना तो खा लेते हैं, पैसे मांगे तो इसमें से दे देंगे, फिर बाकी हिसाब किताब पापा कर लेंगे। तो ये थे हमारी पहली हवाई जहाज़ की यात्रा। वरुण मिड-90s में मुंबई आया और उसके बाद उसने बहुत मेहनत करी। सन 2000 में उसने एक 1 बेडरूम हॉल किचन खरीदा यहाँ पर, और उस घर में मैं और वो फ्लैटमेट्स के रूप में रहे। तो भाई फ्लैटमेट्स तो हम बहुत ही मज़ेदार थे। 707 का वो घर हमारा लेजेंडरी रहा है। जहाँ तक वरुण की बात है भाई, सीधी बात, नो बकवास, लाग लपेट वो करता नहीं है। और औघड़ हो अक्खड़ हो जो कुछ भी हो, अगर वो आपका दोस्त बन जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में आपकी तो चांदी हो गई। मैं वरुण के बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि वो मेरी पीठ का भाई है और मेरी रीढ़ की हड्डी है। तो हम लोग ना जब पापा की जो रिहर्सल्स वगैरह पे जाते थे, कुछ भी है, तो हमारा काम सिर्फ एक होता था कि गलती तो करो, हम पकड़ेंगे। बदमाश थे आप काफी। उपद्रवी नहीं था, बदमाश मतलब ये तोड़ फोड़ और वैसी वाली चीजों में मैं और गहरी वाली है। मतलब बदमाश। देखो पढ़ाई लिखाई से मेरे को लेना देना था नहीं, और स्पेशली वो पढ़ाई जो कि क्लासरूम्स के अंदर होती है। तो मार पिटाई से लेना देना था? पिताजी माताजी से कभी पिटाई? नहीं, वो तो उस माँ को स्वर्ग नहीं मिलता जो अपने बच्चों को नहीं पीटती। समझो इस चीज को। मेरी माँ को स्वर्ग पक्का, उन्होंने हमारी पीढ़ी के बच्चे पिटते बहुत थे। अरे हम पड़ोसियों से पिटे जाते थे, अपने माँ बाप की क्या बात कर रहे हो। वो कुटाई जो है वो तो किन बातों पे पड़ती थी? हर चीज में। बड़ा मजा आता है सुनने क्योंकि हम भी बहुत पिटे। अरे कभी तो इसलिए भी पिटे जाते थे कि बहुत दिन हो गए। तो अमूमन पढ़ाई के चक्कर में। अच्छा। As I said कि क्रिकेट देर तक खेल रहे हैं? नहीं, क्रिकेट देर तक यार, उस समय तो ना टीवी था ना फोन था ना कुछ था, तो खेलने के अलावा हम लोग सी वी वर लकी इन दैट सेंस। नहीं, पर हम इस बात पे पिट जाते थे कि देर से घर आए। तुम लड़की थी ना। और कई बार भाई बहन आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो भी पिट जाते थे। तो हाँ, नहीं वो तो होता ही था कि आके दोनों को एक एक पड़ी। अरे हम सोच रहे इतना सीरियस तो अभी तक मुद्दा हुआ ही नहीं था। ये इंटरवेंशन जल्दी हुआ, मतलब तुम क्यों बीच में खामखा। और 3 बच्चे जो है वो, और उसके ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के हम थे, मतलब ठीक भी है, हमेशा गलती ऐसे नहीं कि मेरी माँ ने की हो, तो ठीक भी पिटे हम लोग। लेकिन हाँ, एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा था पिटने का। मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कि अरे लफंडरों के साथ घूमता पाया गया, ये सब कुछ है। मेरी दोस्ती जो है वो बहुत हमेशा से संभले हुए लोगों के साथ थी। और इनफैक्ट बीच में तो व्हेन आई वाज 16-17 तो मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ की हो गई थी कि अपने एज ग्रुप के साथ दोस्ती होती ही नहीं थी। तो जैसे वो बता रही है, लोगों को अभी भी लगता है यार मंगलेश डबराल को आप मिले हुए हैं। मंगलेश डबराल को मिले हुए नहीं है। वो इलाहाबाद में जब नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में पिताजी थे, तो वहाँ पे कोई वैकेंसी क्रिएट हुई होगी, तो उन्होंने जो है शायद इफ आई रिमेम्बर करेक्टली कि अबे यार मंगलेश यहाँ आ जाओ। तो उधर से शुरू करके हमारे तो मतलब स्कूल के एजुकेशन डेक्लेमेशन जो है वो मंगलेश चाचा ने लिखवाए हैं। और वो पहाड़ पर लालटेन और ये सब कुछ पढ़ने पढ़ाने के बाद, ठीक है, वो कौन है, वो एक बहुत सेलिब्रेटेड राइटर हैं, ऐसा बताया जाता है। फ्रैंकली आई हैड नो आइडिया हाउ बिग माय फादर वाज। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ कभी घर पर पहुँची ही नहीं। मालूम तो था कि यार लोग ऑब्वियसली जानते हैं सब कुछ, लेकिन एक परत हमेशा पर्सनालिटी की ऐसी होती है जो आपसे छुपी हुई होती। वो परिवार वाले क्योंकि ना उस पर्दे को हटाकर देखना चाहते हैं ना कुछ। मंगलेश चाचा पास्ड अवे आई थिंक a month after my father। वो एनडीटीवी से लेके यहाँ वहाँ न्यूज़ चल रही है, हम बैठ के जो है डिक्लेमेशन और एलिक्यूशन लिखवा रहे हैं उनसे। फर्स्ट प्राइज चाहिए, मंगलेश चाचा के पास जाओ, वो लिखवाएंगे। सो मतलब बट देन यू नो दिस इज द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वी हैड। अपने पिता से आपने क्या सबसे ज़्यादा कहें अगर कि इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स अगर सीखे तो क्या सीखा? आई विश आई कुड पॉइंट आउट। ये इस चीज़ के बारे में मैंने लिखा भी था उनके जाने के बाद।
और वही अभी तक जो है मेरा सच वही है। बातचीत चल रही कि बेटा लाइफ ऐसे नहीं, वैसे, ये नहीं, वो कुछ नहीं। यू बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर किड्स। बहुत सारे वही जो है ना वो लोग भूल जाते हैं, मतलब क्रिप करते हैं कि यार हम बच्चे सुनते नहीं हैं। ये भूल जाते हैं कि बच्चे देख तो रहे हैं, तो जो देख रहे हैं वही अगर तुम ठीक कर लो सही बात, तो फिर वो सुनने सुनाने की बात। मेरे कोई ऐसा मुझे इंसिडेंट याद नहीं आता जहाँ पे कि पापा ने बैठा के बोलोगे अच्छा लाइफ में ऐसा वैसा है, मे बी अ फोन कॉल हियर और देयर, बट देन उनको हमेशा ये पहले से पता होता था कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा होगा। सो हम लोग जो है मतलब जैसे बॉम्बे में दोनों कमरे में लेटे, दोनों की विस्की की ग्लास साइड में, और वी वुड टॉक एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, पॉलिटिक्स के बारे में, इधर उधर जो भी बात कर। बट आई टेल पीपल दैट माय फादर नेवर टोल्ड मी हाउ गुड और हाउ बैड एन एक्टर आई एम और आई वाज। अच्छा, और मुझे कभी उसकी जरूरत नहीं। कभी आपके काम पर कमेंट किया? कभी भी नहीं। अच्छा, देखते सब थे वो? देखते सब थे, लेकिन मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, ज़रूरत नहीं महसूस हुई इस चीज़ की कि वो बोले कि अरे बेटा तूने कमाल कर दिया। बिकॉज आई न्यू कि एक बड़ा सिंपल सा अनरिटन लॉ है कि एक बेंचमार्क है, आप जब तक इसके ऊपर हैं तब तक फिर कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन वो पैमाने आपके छोटे हो गए या कम हो गए, आप उससे नीचे उतर आए, उस दिन फिर बैठ के बात की जाएगी कि भैया अब बहुत सारे हैं जो आजकल नया एक वो है तरीका जो कि बिल्कुल सही भी है कि बच्चों को जो है मतलब शाबाशी दो, पीठ थपथपाओ। मेरे पिताजी ने वैसा भी नहीं किया कि बच्चों को ज़्यादा जो है लाड प्यार दो तो वो बिगड़ जाते हैं, कुछ नहीं था। माई फादर वॉज ब्रिलियंट विद किड्स एंड स्पेशली गर्ल्स। जो हमें लगता है ना कि अरे ये तो म्यूट स्पेक्टेटर है, वो म्यूट स्पेक्टेटर नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, बैकग्राउंड में कर रहा है। एंड जो एक कहावत है ना कि डोंट फिक्स इट इफ इट ब्रोकन, तो रहने दो ना, मतलब कि वो नदी अच्छी खासी बह रही, तुम्हें फावड़ा उस पर चला के जो है एक उसमें से नहर निकालनी है अलग, ज़रूरी थोड़ी ना है। अच्छा, एक बात बताइए, इतना अच्छा जैसे आप सब लोगों के नाम लिए, घर में इस तरह का माहौल, पढ़ने लिखने वाला, अच्छी बातचीत, भाषा तो आपकी पता चलती है कि एक संस्कार है। आप मुंबई जाते हैं, तब तो बॉम्बे बोलते थे, तब मुंबई हो चुका था? नहीं, बॉम्बे था। बॉम्बे। हम लोग सुनते हैं कि वहाँ की इंडस्ट्री बहुत अलग है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें, मतलब वहाँ की वैल्यूज शायद बिल्कुल अलग हैं। तो आपके लिए वो कल्चरल शॉक था दिल्ली से मुंबई जाना और वहाँ के लोगों से मिलना जुलना? मैं सही मायनों में बताऊँ तो न्यूसेंस वैल्यू तो वहाँ पे कम थी। दोस्तियाँ करना दिल्ली में ज़्यादा आसान था, वो बम्बई में मुझे लगा कि ज़्यादा मुश्किल है। आप उस कम्पिटिटिव वर्ल्ड का हिस्सा हो जाते हैं तो एवरी मैन इज़ फेंडिंग फॉर हिमसेल्फ। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता है कि आपके बारे में सच नहीं है, वो फैलनी शुरू होती, और पहले आपको इफेक्ट भी करती है कि यार ये क्यों ऐसा, और फिर ये भी पता चलता है कि कहाँ से हुआ। तो एक समय के बाद फिर आप जो है वो शील्ड्स बनाने शुरू करते हो, भैया मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, सो इट रियली डजंट मैटर। कंपटीशन होता है, कोई किसी का रोल छीन रहा है, कोई कुछ वो भी चीज़ें होती हैं, बहुत होती हैं वो चीज़ें। जो मेरा मानना ये है कि काम करने के लिए तो डेफिनेटली बम्बई जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मुंबई में काम करना इसलिए ज़्यादा आसान है क्योंकि वक्त की पाबंदी वहाँ पर ज़्यादा है, पीपल वैल्यू योर टाइम। मेरी बुआ ने एक बार ये चीज़ कही थी कि बेटा कोई भी इंसान अपने घर में नहीं फलता, शहर छोड़ना पड़ता है। मुझे लगा यार, बट देन इट मेड सो मच ऑफ सेंस। सी, दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन, लेकिन एक सच्चाई तो है ही है इस बात में कि आप, क्योंकि ड्राइव आपके अंदर ज़्यादा होगा। मुंबई में एक बात तो है, वो प्रेरित करता है आपको कुछ ना कुछ करने के लिए। आप मुंबई जाके खाली नहीं बैठ सकते, कुछ है उसमें ऐसा। आपके मेरी एक सिमिलैरिटी, जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने टीवी न्यूज़ एंकरिंग के बहुत सारे दौर देखे। जब 2002 में मैंने न्यूज़ पढ़नी शुरू की तब कैसी न्यूज़ थी, फिर कैसे 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 होती गई, और आज क्या है टीवी की प्रोग्रामिंग का, कि आपने कितने दौर देखे। सोचिए, बनेगी अपनी बात से लेकर अब तक। अब अगर मैं वो शब्द इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि अब तो नहीं देखते ना, हम देख सकते हैं ना। आज की वो जो डेली सोप्स हैं, पता नहीं कितने साल हो गए देखा ही नहीं, मुझे तो याद भी नहीं। पहले शायद सास भी कभी बहुत थी, भी बाद में छोड़ दिया था देखना। आपको दुख होता है वे टीवी प्रोग्रामिंग हैज़ रीच्ड टुडे? एब्सोल्युटली। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा एक मौका था इनके पास।
अगर इनकी जीआरपीज गिर रही हैं, लोग अब टीवी कम देख रहे हैं और डिसाइडेडली लोगों ने अब ओटीटी देखना शुरू कर दिया है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अब हर एक के पास फ़ोन है। एक फेज बीच में आया था जो सबके लिए बहुत भारी था, जब पैंडेमिक आया। फिल्में तो शूट हो ही नहीं रही थी। आपके पास बहुत अच्छा वक्त था कि आप जो है टेलीविजन को बिना गाली गलौज का ओटीटी बना देते उस समय पे। सिर्फ गाली गलौज नहीं ना, कुछ भी दिखा रहे हैं। एक लेडी गिर रही है सीढ़ियों से, लेकिन वो पूरा गिर ही नहीं पा रही है। मतलब आप तो बताओ फिर उतने में। और इस समाज में गिरने से ज्यादा आसान क्या है आज की डेट में? वो गिर भी नहीं पा रही है। कुछ क्लिप्स ना चूंकि कहीं इंस्टाग्राम में कहीं दिख जाती है। एक पता नहीं क्या था कि वो एक सास ने थप्पड़ मारा तो वैसे गिरी तो उसके हाँ वो पर्दा उलझ गया। उसके क्या हो रहा था? अरे बहुएं लैपटॉप धो दे रही है मैं मतलब तो लैपटॉप धो के टांग दी मतलब रस्सी पे कि पति, अरे पति ने बोला कि मेरा लैपटॉप साफ कर देना। ये किसी सीरियल में? ये किसी सीरियल में है। ऑन अ सीरियस नोट आपको बताऊं, हम लोग जैसे कुछ पत्रकार या एंकर जब बैठते हैं ना, और जब भड़ास निकाल रहे होते हैं कि न्यूज़ का क्या हाल हो गया, तो हम कुछ संपादकों के नाम लेते हैं कि इन्होंने टीवी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। ठीक है, ये जो टीवी, आपकी वाली टीवी इंडस्ट्री, मतलब मैं न्यूज़ की बात कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जो अगर कंटेंट जो खराब बना है, और मैं अगर खुल के नाम लूँ, तो क्या आपको लगता है कि एकता कपूर इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं? एकता कपूर टीवी के कंटेंट को खराब करने से ज्यादा, अब मैं बताऊं क्या है। एक तो शी चेंज द फेस ऑफ इंडियन टेलीविजन, वेदर फॉर गुड और फॉर बैड, और उसको हिम्मत उसकी बढ़ती चली गई क्योंकि शोज पैसा कमा रहे थे। हमारे यहाँ पे मैं सही मायनों में बताऊं, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो चाहे वो टेलीविजन हो, जब कॉर्पोरेट्स आते हैं ना तो उनको कुछ लेना देना नहीं होता ये इससे, आर्ट फॉर्म से मार्केटिंग करानी होती है। उनको पैसा कमाने से मतलब है। जैसे एक कभी किसी उसमें एकता ने ही ये बोला था कि मतलब आपको ये ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, ठीक है, जिस दिन आप अपना पैसा लगा के आप बना लो। वो गलत नहीं बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि आपके ऊपर 36 प्रेशर्स होते हैं कि भैया हाँ नहीं हमारी जो है वो ऑडियंस जो है वो बी टाउन की है, सी टाउन की, पता नहीं यहाँ की वहाँ की, उधर तो ऐसा ही चलता है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब डीडी में शोज आ रहे थे, जब आप वहाँ पे कब तक पुकारूं और गालिब और इतनी शोज जो दिखा रहे थे, लोग देख तो वो भी रहे थे ना। बिल्कुल। मैंने चंद्रकांता कभी भी नहीं देखा, लेकिन उसकी तो टीआरपी 80-90 पता नहीं कितने पे थी। या फिर आपके लॉकडाउन में रामायण और महाभारत फिर देखे गए, और फिर देखे गए, हमने फिर बैठ के देखा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भैया वो सब जो विभत्स एक शोज जो आने शुरू हुए हैं उनकी टीआरपी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि, या तो मुझे लगता है कि लोग इसको कॉमेडी की तरह ही देखते हैं कि देखो गिर रही है, अरे वो गिर के जान पहुंच नहीं पा रहे तब तक पति पहुंच गया। हाँ, चाय लाना गिर रही है जरा या तो वो वाला हाल है। एकता सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड शी सीज द अपॉर्चुनिटी। शुरुआत तो एकता ने ठीक की थी, अच्छी प्रोग्रामिंग के साथ। हाँ, मतलब वो जो 4-5 बहनों वाला एक कॉमेडी शो था, वो हम पांच, वो उसी का था जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, हाँ, शायद कोशिश एक आशा उसी का शो था। उसके बाद मैं तो पर्सनली आई हैड अ डिस्कशन विद दिस वन लेडी इन स्टार प्लस, और उसके 6 महीने के बाद कहानी शुरू हुआ। शी वॉज अगेंस्ट क्योंकि सास, क्योंकि पढ़ी लिखी, उसको लगा हम लोग ये चीज़ दिखाएंगे, तो उसको ओवर रूल करके वो डाला गया शो। उसके बाद फिर कहानी घर करके उसने बोला अरे एक करते रहो बिल्कुल वैसा, मतलब सेट भी एक जैसा लगता है। वो फिर ओवर रूल किया गया, उसको डाला, दोनों के दोनों जो है दे बिकेम मैमथ्स। उसके बाद बालिका वधू आ गया। बालिका वधू केम मतलब बाद में कलर्स में, हाँ मतलब अलग अलग जिस पे भी, लेकिन बट स्टिल कंपेयर अगर आप करोगे तो बालिका वधू वाज अ मच मच बेटर शो। उसकी सेंसिबिलिटी अलग थी। अगर टीवी ही बनाना है तो बालिका वधू की सेंसिबिलिटी अलग थी। हम लोग को ऐसा लगा था आप चाइल्ड मैरिज को के मतलब ग्लोरीफाई कर रहे हो क्या? यू आर राइट इन दैट सेंस कि हमारे अंदर भी तो मतलब वो डिसाइफर नहीं कर सकते ना लोग कि ये कहानी है, इसको कहानी की तरह देखो। अब मुश्किल ये है ना कि हमारे यहाँ पे कि लोग जो है वो टीवी से और फिल्मों से सीखते हैं, लेकिन जब रामायण चल रहा था तो राम राज्य नहीं आ पाया हमारे देश में, तो कितना इन्फ्लुएंस होता है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर लेकिन आप देखिए जब हम बड़े हो रहे थे ना, उड़ान आया था,
याद है आपको? तब लगता था अरे हमें भी पुलिस ऑफिसर बनना है। आजकल का मुझे लगता है कि अगर आज की 16-17 साल की बच्ची और छोटी 13-14 साल की बच्ची को हम टीवी दिखाते हैं प्रोग्राम में, वो क्या देख रही? सिर्फ मेकअप लगा के, खूब सारी ज्वेलरी पहन के, पता नहीं उनके तो महिलाएं किचन में भी सज धज के रहती हैं और आदमी हर समय जूता वूता पहन के तैयार रह के घर पे बैठे रहते हैं। लेकिन सबसे कमाल चीज है कि हमारा 500 करोड़ का बिजनेस है। हाँ। और कोई काम पे नहीं जा रहा, और औरतों की एक पंचायत घर में चल रही है पूरे समय, उस सब में सब इन्वॉल्व है। मुझे औरतों को देख के कभी कभी लगता है कि ज्यादा जोर से उन्होंने अपनी आंखें फड़फड़ाई ना तो पीछे की तरफ ना गिर जाए, हवा इतनी डिस्प्लेस हो जाएगी। This is what I'm trying to say कि हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास अच्छी चीजें थी देखने के लिए। और सबसे पहली चीज जो आपको सुनाई जाती ना वो ये होता है कि यू नो द शो हैज टू बी एस्पिरेशनल। अब या तो मुझे उस शब्द का मतलब सही नहीं बताया गया, क्योंकि एस्पिरेशनल का मतलब तो बहुत अलग होता है ना। उड़ान एस्पिरेशनल था 100%, जो कि उस समय में कहा जाता था कि भाई ये किरण बेदी के ऊपर बेस्ड है शो, जो कुछ भी है उसको ऑलरेडी लोग जानते थे। बट यार कितनी सारी चीजें थी जो हम लोगों ने बैठ के देखी हैं, सीरियसली इट मेड सेंस। बट देन टेलीविजन जो है वो इनविटेशन पे लोगों को बोला जाता था कि ये शो प्लीज आप बनाइए। बहुत फिल्म वाले बहुत इजीली जाते नहीं थे। रामायण का ये तो मैं अब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, 175 कट बनाए थे। ज्योति सागर जो है वो खुद बैठते थे कट्स बनाने के लिए। सो ही टोल्ड मी अराउंड 175 कट्स। दूरदर्शन पे रामायण को टेलीकास्ट करने का राइट नहीं मिल रहा था, मतलब वो प्रोग्राम इनफैक्ट देने को तैयार नहीं थे कि रामायण नहीं दिखानी। अच्छा, क्यों? For reasons best known to the powers that be। तो कर करा के ही हुआ कि अच्छा नहीं चलो रामायण को ऑन एयर डालते हैं। हम लोग कौन बनेगा करोड़पति की बात कर ले या जिसकी बात कर ले, जो टॉप शोज थे, वैसा यूफोरिया तो हिंदुस्तान की सोसाइटी ने, टेलीविजन देखने वालों ने कभी नहीं देखा होगा ना उसके बाद, और महाभारत का। बट वो टेलीकास्ट करना उसको मतलब टेढ़ी खीर थी, उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा था। कि धार्मिक है मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आता। एक बार रामचरितमानस से मैंने कोट करने की कोशिश की अपने कैरेक्टर में, और आई वाज टोल्ड कि नहीं ये अलाउड नहीं है। ये अजीब चीज़ है। बोलते नहीं आप कबीर का जो है ना एक लाइन ऐसी यूज कर लो, पूरा दोहा नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा क्यों? हम लोग मेरे ख्याल से एक तो बहुत ही रूडिमेंट्री और बहुत ही आर्केक लॉज के साथ जी रहे हैं अभी तक। खैर उसका तो जो भी रीजन रहा होगा। अब आपने ये बात कही है तो मुझे लगता है कि ये जो एक आजकल एक विवाद छिड़ा हुआ है कि जो सेक्युलर के नाम पे हमारे यहाँ जो क्या क्या हुआ है। एक तो ओके, सो आई डू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। ये जो मध्यमार्गी होते हैं ना, वो किसी कारण से मध्यमार्गी होते हैं। वो तटस्थ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो कोई साइड लेना नहीं चाहते। आप तटस्थ कई बार तब हो जाते हो जब आप बहुत कुछ जानते हो। हम लोग क्या है ना, इतने शॉर्ट साइटेड होते हैं ना, कभी अरे हिंदुस्तान का टेक्सचर बदल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। फिर आप हिस्ट्री में जाना शुरू करते हो और आपको समझ में आता है कि, और मैं अभी किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। फिर आपको समझ में आता है कि नहीं यार ये जो हो रहा है ये अच्छा है, ये इसका फॉल आउट है, ये इसकी वजह से हो रहा है, वो उसकी वजह से हो रहा है। वो जो अब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान का वो समय देख चुके हैं जबकि ये परेशानियां इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो कुछ तो ट्रिगर हुआ होगा कि अब ये चीज़ जो है इतना ज़्यादा सामने आने लगी। जैसे आपने बताया, मालिनी अवस्थी जी ने कहा था कि एक बार वो राम जन्म का सोहर गाना चाह रही थी। दूरदर्शन था या ऑल इंडिया रेडियो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट उन्हें रोक दिया गया था कि आप नहीं गा सकते। बताओ क्या कारण होगा उसका? सो आपको कुछ एक रिलीजन जो है वो प्रोपेगेट करने का अधिकार नहीं है, कुछ एक रिलीजन आप प्रोपेगेट कर सकते हो। तो अब जो है लोगों के वो प्रॉब्लम्स और लोगों की जो सोच जो है वो निकल के सामने आने लगी। चलिए थोड़ा सा वापस उस पे आते हैं। कभी एकता कपूर से आपने कहा कि कभी अपनी किसी के सामने भी आपत्ति जताई, क्योंकि आप टीवी के बिल्कुल शुरुआती दौर के व्यक्ति वो शुरुआत में ही मैंने जता दी थी क्या कर रही हो, मुझे हाँ तब समझ में आ गया था कि वो सुनने वाली नहीं है। एंड मैं सिर्फ एक एक्टर ही था, हालांकि अपहरण भी उसी ने बनाया था। तो नहीं सुन के वो नाराज तो नहीं जाएंगे आपसे?
अब तो बाद में ही पता चलेगा। बट मतलब मैं ऐसा थोड़ा ना कुछ बोला है, शी सीज द अपॉर्चुनिटी एंड एज अ बिजनेस वूमन शी हैड एवरी राइट टू डू दैट। उसकी जितने शोज हैं बनाए हुए, मैं इत्तेफाक रखता हूँ, एक पैसे का नहीं रखता। तो वो तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा तू थाल ना बाकी एक्टरों को पकड़ा दे, मैं फिर कुछ और ही कर लेता हूँ जाके। उसके बाद कोशिश के बाद व्हाट डिड आई डू, आई डिड नथिंग विद देम। एक 15 दिन का एक कुछ काम मैंने किया था। उसके बाद अपहरण वाज द नेक्स्ट शो। बहुत लंबा गैप। तो उसको पता है कि अच्छा ये अलग माइंडसेट का एक्टर है, ये नहीं करेगा इस तरीके की चीज़ें। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आप डिनाई नहीं कर सकते, उस लड़की ने इंडियन टेलीविजन का फेस चेंज करके रख दिया, फॉर गुड और फॉर बैड। मैं वही कहने वाली थी, फेस हैज बिकम अग्लियर फॉर अ लॉट ऑफ अस। और जो भी है, अगर देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं आया हूँ यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करने, आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हो, तो फिर मुझे एक समय के बाद लगता है सुनो गया भाड़ में सब कुछ, पैसा पीटते हैं। तो जब आपके धंधे का रूल ही जो है उसका आर्ट एंड क्राफ्ट से कुछ लेना देना है ही नहीं, मैं साइंस से भी कोई लेना नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो बैठा हूँ इन लोगों के साथ, डिस्कशंस की हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है ये टीवी, ये नेटफ्लिक्स और ये जितने बड़े बड़े अमेजॉन प्राइम, जितने ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे फिल्म से आके लोग बैठे हैं क्या? टेलीविजन वाले ग्रेजुएट करके गए हैं वहाँ पर, तो उन्होंने जो टीवी का हश्र किया है धीरे धीरे करके ओटीटी का भी वो वही हश्र कर देंगे, और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सवाल जो मैं सबसे पूछती हूँ, गालियाँ आपने थोड़ा सा छेड़ा पहले। हम एक तरफ देखते हैं कि गुल्लक है, पंचायत है, लापता लेडीज है। जब लोग मुझे कहते हैं ना अरे रियलिटी दिखाने के लिए गाली जरूरी है, तो मैं ये एग्जांपल्स देती हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये 2-4 ही सीरीज हैं जो हम देख पाते हैं। गालियाँ इतनी जरूरी क्यों है ओटीटी पर? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट सब में होती हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और सब में होती हैं। देखो एक तो क्या है ना, ये अच्छा अपहरण के समय में एक ने ये पूछा था आपके शो में इतनी गालियाँ बच्चे क्या सीखेंगे। मैंने कहा मैडम एक सेकंड रुको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी 15 साल के बच्चे को जिसको ये शो देखना अलाउड नहीं है क्योंकि पीजी और ये सब कुछ लिखा हुआ है, 18 साल से ऊपर की अगर आपकी उम्र होगी आप तभी देख सकते हो, तो आप ये बताना चाह रही हैं कि अपहरण का इंतजार कर रहा है आपका बच्चा गाली सीखने के लिए? जरा उसको अपने दोस्तों के साथ देखो, आपको पता चल जाएगा उसको गालियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये रही, बहुत सारे एक्टर्स को ये समझ में आने लगा कि गाली गलौज ज़्यादा है तो मतलब इनके पास कंटेंट नहीं है, राइट। कुछ एक शोज के बाद तो अब तो चैनल्स भी अलाउ नहीं करते गालियाँ। अच्छा, हाँ, चेंज आ रहा है कुछ? आज 2 साल से रहा है, और ज़्यादा से इनफैक्ट। जो मैं बोल रहा हूँ वो ये कि कुछ एक सिचुएशन में अगर वो गाली दी है उसका महत्व भी है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रही कि आप सड़क पे चलते हुए मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ पे गालियाँ जो है ना वो एक्सप्रेशन का पार्ट बन चुकी हैं वो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है फ्लेवर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए उसको। आप यू कैन नेवर ओवरडू इट। अपहरण में है गालियाँ अब, लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक गाली लिखी कि आपको जो है यहाँ पे लगता है कि भैया गुस्से में आकर और वो गाली देगा, आपने 2-3 लिख दी, अब वो फ्लो में 5 दे के आ गया एक्टर। हाँ, तो ऐसा भी होता है? अरे बहुत होता है। और लेकिन फिर वहां पर जाके डायरेक्टर को बोलना पड़ता है कि भैया सुन, वो लिखी थी फॉर अ रीजन। मतलब नहीं सर, फ्लो में निकल गया। मतलब तुम्हारा फ्लो यहाँ अपने दुकान बंद हो जाती है लोगों की, बिकॉज नाउ पीपल इवन ओटीटीज डू नॉट अप्रिशिएट। मुझे लगता है अति हो गई उस चीज की, अति हो गई। कुछ एक इन्होंने ओटीटी पे जो है वो बनाए, क्या बोलते हैं, राइट्स लेके शोज बनाए। अब वो उसको इंडियनाइज करने के बाद इतनी गालियां, मैंने कहा हे भगवान ये क्या कर क्या रहे हो यार। सो अब तो खैर मतलब अभी मुझे बड़ी अच्छा लगा था रेणुका शहाणे जी वाला दुपहिया। हाँ, पूरे में आई डोंट थिंक एक भी गाली नहीं थी मेरे ख्याल से। अब यही है, जैसे गुल्लक की बात कर रहे हो, गुल्लक मुझे बहुत पसंद है, वो तो ब्रिलियंट राइटिंग है ना यार। अच्छा नहीं, कुछ में है जैसे हमें पसंद है, जैसे बंदिश बैंडिट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गाली नहीं होती, कहीं कहीं हल्की होती है, लेकिन वो समझ में आता है कि ये जरूरी है, वहाँ हम जैसे लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सेकंड सीजन कितना इंफॉर्मेटिव था यार, कितना अच्छा। मुझे तो बंदिश बैंडिट की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे फर्स्ट सीजन मुझे फिर भी थोड़ा भारी लगा। सेकंड सीजन तो बिकॉज वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना उस शो में,
मेरे ख्याल से वो हर एक और को जो देखना कंसर्न्स चाहिए। भी जो उठा रहे हैं वो कि क्यों कई लोग नहीं शास्त्रीय संगीत को समझ पाते हैं, वो चीज़ भी बहुत अच्छी मुझे। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही यही नहीं किया कि नहीं ये महान चीज़ है, नहीं भैया तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा उतरना पड़ेगा, हाँ चेंज होना ग्रो करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया शो था, मुझे तो अच्छा लगा इस बार वो शो। चलिए आपको एक और मैसेज सुनवाते हैं। इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं आपके, मतलब टीवी नहीं है तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो। कम है। Hi Varun. Varun and I go back very very long. I can safely say कि हम लोग बचपन में मिले थे in like 20 something and हम लोग उज्जैन जा रहे थे एक शो होस्ट करने and वरुण को मैं मिली थी ट्रेन में. As the conversation started, इसने कहा कि I can read your mind. If you make a sketch, I'll be able to tell you कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है. I said okay, sure. I started making sketch में कहा पहाड़ बनाओ, नदियां बनाओ, पेड़ बनाओ, सूरज बनाओ. So I kept doing it and he started to then tell me things about myself and I was maha impressed कि wow, this guy can actually read my mind. The 20-year-old naive me, मुझे नहीं पता था कि this was just a conversation starter with a girl. Anyway, it went well. We went to Ujjain, we shot. We both हम दोनों बातूनी हैं तो हम लोगों ने बहुत we were like girlfriends. Actually, I can safely say that Varun and I are like girlfriends. We can talk for hours. That's where our friendship began. And Varun has been very, very, very caring and a very good listener. हम लोग कई बार बैंड स्टैंड जाते थे, कड़की होती थी, काम ही नहीं होता था हमारे पास और हम हमेशा काम ढूंढ रहे होते थे. एंड आई यूज्ड टू लिव इन बांद्रा और ये जब भी आता था वहाँ काम की तरफ, ही वुड से अरे क्या कर रही है, चलते हैं बैंड स्टैंड चलते हैं. वहाँ पे हम लोग जाके अपनी वी यूज्ड टू सी ड्रीम्स कि काम होगा एंड वील मेक समथिंग ऑफ आवर लाइव्स, like two friends would. All the best. And I think we need to meet again and go back to Bandstand and then, really kind of chat about how far we have come. All the best and lots of love. Take care. ये बैंडस्टैंड बोल रही है, इसने डिस्टेंस कम कर दिया. हम लोग नरीमन पॉइंट तक जाया करते थे. वेल ने दोनों को दोनों क्या कर रही है, कुछ नहीं. इसके पास मारुति 800 थी, ये दिल्ली से लेकर आई थी. उसको लो, अपना दोनों के दोनों जाते थे, खिड़की खोल के मैं इस तरफ टांगे बाहर निकाल के लेटा हूँ लंबा, ये उस तरफ से टांगे बाहर निकाल के लेटी हुई लंबी. गाड़ी कौन चला रहा है? अबे खड़ी गाड़ी में. अच्छा. और बैठे हुए और बातें कर रहे, करोड़ों से कम की बात नहीं हो रही है जब ऐसा होगा. लेकिन ये नहीं कि हम बंगले बनाएंगे, नथिंग. द काइंड ऑफ वर्क दैट वील हैव and this kind of a project and ये वो फलाने का. I was 22, she was 21, 20 ऐसी कुछ रही होगी. 30 साल होने को आ गए. ये पगलैट है अभी भी उतनी जितनी की पहले थी. एक ही है, दूसरी साक्षी के साथ तो क्योंकि मैंने जब काम किया था तो दिल्ली में था मैं उस शो के बाद से. She probably is the oldest friend that I have in Mumbai. मुंबई में रहते हुए प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बुरा या सबसे लोएस्ट फेज कि काम नहीं है, पैसे नहीं है, वो कौन सा था और कब था? बार आता है, पता नहीं कितनी बार आ चुका है. वही ना, कुछ शहर से लोग भी जालिम सानू मरन द शौक भी सी कि नहीं काम करेंगे तो इस तरह का. ऐसा नहीं कि मैंने जिंदगी में कभी बुरा काम वैसे वो आपका एटीट्यूड वाला लोग, आधे से ज्यादा लोग तो एटीट्यूड से डरते हैं. उसका तो बहुत सी रश्मि रथी में लिखा है ना दिनकर जी ने, जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है व्रत का अंतिम मोल चुकाने वाला. तो आई थिंक वो एक टेस्ट होता है कि अच्छा ही काम करोगे ना और तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड है तो वो कभी ना कभी टेस्ट तो होगा कि तुम बकलन करने वाले हो या फिर तुम इसको रह के और काट लोगे. सो आई डिसाइडेड कि नहीं, रह के काट लेंगे. ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बुरे काम किए क्योंकि जब शुरू किए थे तो वो सुनने में बड़े अच्छे लग रहे थे, जब एग्जीक्यूट हुए तो अरे बाप रे बाप. बट उसका तो तुम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन मोर ऑफन देन नॉट, हाँ, आई हैव वर्कड ऑन माय टर्म्स एंड कंडीशंस. और सबसे पहले ये चीज़ है, देखो लाइफ में यू शुड अलाउ पीपल टू टेक मोर फ्रॉम यू देन यू टेक फ्रॉम देम. ये हमेशा लोगों को जो है, मतलब तुम जितना उनसे ले रहे हो
उससे ज़्यादा उनको वापस करो। और एज एन एक्टर तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, लाइफ में उतने ही परेशान होगे जितना तुम खुद को परेशान होने दोगे। बाहर जो है ना, बहुत लोगों में ये होती नहीं है पावर कि तुम्हें परेशान करे। तो एक्टर्स बहुत सारे मैंने खुद भी देखे हैं या जिनके बारे में सुना है, सेट पे जाके क्रिप करना, ये वो, अरे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। भाई आप मुझे पानी नहीं दोगे, मैं अपने घर से लेकर आ जाऊँगा। खाना आपके पास ढंग का नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो उसका भी इंतज़ाम कर लूँगा। आप मुझे एक्टिंग नहीं करने दोगे अगर, तो मैं आपके सर पे खड़े होकर नाचूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं करने वही आया हूँ। अगर मुझे वो नहीं करने दिया जाएगा जिस काम के लिए कि मुझे बुलाया गया है, तो देन उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। टैलेंट वाइज जो है वो नहीं है आपके लेवल पे या कुछ, वो तो एक चीज़ है। बहुत बार ऐसा होता है कि यार लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते, उनके लिए इस इंडस्ट्री का पार्ट होना इज लाइक कि यार घर चल रहा है। 99.9% of the people in this world do not like the profession that they are a part of. कोई बंदा अगर उनको ये मिल जाए ना कि जिसको कि जो अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत ज़्यादा अगर पैशनेट है, उनको प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। अरे मैंने प्रॉब्लम होते हुए देखा है कि यार पता नहीं होता इतना ज़्यादा, तो वो उनके लिए दिखावा है। आओ शॉट दो जाओ घर, क्या करना है। हाँ, वो उनके लिए दिखावा है। अच्छा अब ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। अबे मेरा मन कर रहा है करने का, तुझसे मैंने तुझे बोला कि तू भी कर, नहीं बोला ना। Did I ever ask any of my directors to become a better director or my co-actor to become a better co-actor? No, I did not. But then don't tell me to limit myself. I shall not take that. तो इतनी सिंपल सी बात है। राजेश्वरी बुरे वक्त में मिली है या अच्छे वक्त में? वो मिल गई थी। And does it help if both are actors? ये दोनों एक इंडस्ट्री के हैं। यार अपने को तो फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं, इन द सेंस कि ये तो है कि भाई एक दूसरे का प्रोफेशन आपको समझ में आता है, एक दूसरे के टाइमिंग्स। देखो राज कौर सचदेव जो है, उसने 8 फिल्में की हैं श्याम बेनेगल के साथ। ये वो निर्देशक हैं जो कि आउटडोर में भी संडे की छुट्टी देते हैं और 9 से 6 काम होता है। उस लड़की को कख समझ में आना है कि टेलीविजन में ये साला सुबह जाता है वापस ही नहीं आ रहा है, तो पहले महीने में रो देती हो तो कि ये ऐसे कौन काम करता है भाई। मैंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसे काम होता है, क्या नहीं करना होता है ऐसे, सॉरी। तो फिर कुछ मैंने चीज़ें बदलने की कोशिश की, लोगों ने कोऑपरेट भी किया कि अच्छा नई शादी है, कुछ समय के बाद वही बोलेगी अरे कर लो राज, ऐसी भी क्या बड़ी बात होगी। जो एक सबसे बड़ी क्राइटेरिया जो मेरे लिए था बहुत इम्पोर्टेंट, वो राज के लिए भी था। कोई अगर बोले अच्छा आपके पति एक्टर कैसे हैं, और आप जवाब दो इंसान बहुत अच्छा है। उसी चीज़ के बारे में बात करो जो अच्छा है। सो फॉर मी इट वॉज इम्पोर्टेंट दैट चाहे वो एक्ट्रेस ना होती, कॉर्पोरेट में होती, कहीं भी किसी को। हाँ, लेकिन आपकी जो है ना मतलब वर्क एथिक्स और ये सारी चीज़ें इम्पेकेबल होनी चाहिए। मतलब मैं ये बोलूँ कि हाँ यार ठीक है यार एक्टिंग करती है, नहीं, अच्छा उस एक्सप्लेनेशन उसको ज़्यादा देने पड़े होंगे, क्योंकि शादी के समय में उसके पास स्टेट अवार्ड और नेशनल अवार्ड ऑलरेडी थे। मैं टीवी का एक्टर था, तो सवाल उससे पूछे जाते थे कि मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि टेलीविज़न के एक्टर से तुमने शादी की। एंड फ्रैंकली टेलीविज़न में लोगों को जो है पॉपुलर माना जाता था, अच्छे और बुरे पे तो बात ही नहीं होती थी। See, it has taken me a कोशिश एक आशा, then an अस्तित्व एक प्रेम कहानी। मैं देश को काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। फिर अपना एक चाबी है पड़ोस में, फिर सुबह होगी, ये सब कुछ कर करा कि ये नहीं यार एक्टर अच्छा है। बट 5 साल पहले शो खत्म हुआ है मेरे डैड की दुल्हन, उसके बाद फ्रैंकली लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया कि नहीं यार रेंज है इस आदमी में। और फिर ये लास्ट ईयर जो रिलीज हुआ था कोहरा। अच्छा, मुझे लगा जमुना पार भी। जमुना पार तो अभी है। हाँ। ये शायद किसी और के लिए ज़्यादा जल्दी हो जाता है ये काम, ये मुकाम हासिल करना कि भाई, लेकिन टेलीविज़न में रह के लोगों को प्रॉब्लम होती है आपको एक्टर मानने में। तो इट्स बीन अ लॉन्ग स्ट्रगल।
बीच में फिल्में भी करते रहे, लेकिन हम बीच बीच में फिल्में अभी भी करता कर रहे रहा। हैं। क्या स्काई फोर्स, हाँ मतलब वो थी बीच में मैं मेरी पत्नी और वो हासिल की थी, चरस में था, तो बीच बीच में तो करता ही रहा। वो उसमें ज्यादा मजा आता है फिल्मों में या टाइम थोड़ा आजकल ज्यादा किसमें मिलता मजा आ है रहा है? फिल्मों में, ओटीटी में, टीवी तो अब नहीं कर रहे मेरे ख्याल नहीं से। टीवी हाँ। तो नहीं कर रहा हूँ। सो ओटीटी की शूटिंग जो है वो फिल्म से आई वुड से इज जस्ट प्रोबेबली वन लेवल लोअर। ग्रैंडियोसिटी जो फिल्म्स की है वो ओटीटी में वेल अचीवेबल तो है ही है, लेकिन फिर उसमें डिपेंड ये करता है कि वो फिल्म्स में भी है ना कि आपका हीरो कौन है। आपका हीरो जो है वो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डिजर्व करता है या 100 करोड़ की, वो हर जगह पे चलता है। इकोनॉमिक्स तो उस तरीके से वर्क करती है, लेकिन फिल्म्स में टाइम बहुत मिलता है आपको। उसका एक शॉट अभी भी लगाने में लाइटिंग अगर हो रही है तो टाइम लगेगा। टेलीविजन में तो मुझे लगता है किसी दिन ये बिना कैमरे के भी शूट कर देंगे। कैमरा बाद में लगा लेंगे, शूटिंग तो करो यार, टेलीकास्ट जाती है, वही प्लॉट डिस्कस होता है, मैंने सुना। कितनी बार हम लोगों ने मतलब सुबह सीन शूट किया है और शाम का टेलीकास्ट है, तो चलता रहता है। क्या ही एडिट हुआ होगा, नो कमेंट्स। एक इंसिडेंट था जो कि, लेकिन वही है, वो किसी ने दिल पे हाथ रख के सुनाया था कि सर ये बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये हो चुका है। इट्स फॉर एवरी। टेलीविजन में एक बार एक ही प्रोडक्शन हाउस के बहुत सारे शोज एक जगह पे एडिट होते थे, तो एक शो में दूसरे का सीन चला गया था। Oh my God. और कुछ फर्क किसी नहीं ने पड़ा। नोटिस नहीं किया? कैसे करेंगे साला, सेट कॉस्ट्यूम सब एक जैसे ही दिखता है, तो एक्टर वो सबको लगा होगा कि ये इसने एंट्री मारी है इसमें। वन कंप्लीट 3 होते हैं ना, 8-8 मिनट के 3 कैप्सूल्स बनते हैं। एक कैप्सूल पूरा दूसरे एपिसोड का, दूसरे शो का। हाँ, एक कैप्सूल पूरा चला गया था। और किसी को नहीं पता चला? अरे अब वो हो गई गलती। अच्छा, आधे से ज्यादा तो अपलिंक होते थे उस समय में। अब अपलिंक अगर हो रहा है तो वो तो जब तीर एक बार निकल गया है वो, तो फिर कहाँ तरकश में वापस आएगा वो। My God. तो बनाकर फकीरों का बेस होगा ले तमाशा एले करम देखते हैं। उसके बाद तो कुछ एक सर तो लुढ़के होंगे डेफिनेटली, बट ये हो चुका है। अच्छा, चूंकि वाइफ की बात हो रही थी, आज के ज़माने में वैसी जब रिलेशनशिप्स इतनी चल रही, नहीं चल रही, टूट रही, आपका मंत्रा फॉर अ हैप्पी, इफ इट इज अ लॉन्ग स्टेबल मैरिज, स्टेबल रिलेशनशिप क्या है? अच्छा, इसका मंत्रा भी होता है कुछ? लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कुछ ना कुछ फिर एक सोल्यूशन निकल ही आता है। एक्चुअली आपकी ना जिंदगी में मुद्दे कितने बड़े हैं, ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपकी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। फिर उसमें ईगो का भी थोड़ा सा तड़का लगता है, अरे ये सब कुछ है। जिन लोगों की नहीं चलती उनके भी अपने रीजंस होते होंगे ना चलने के। राज एंड माई सेल्फ, राज एंड आई, वी अग्री टू डिसअग्री ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लड़ते भी हैं? तो एक बता दो जहाँ ना होती हो। लेकिन मैं लड़ने वड़ने वाले में से हूँ नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ। तू चीख चिल्ला खत्म कर अपना। ओके, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड एंड गो टू द नेक्स्ट सीन। तो बहुत होता है, इसका कोई मंत्रा होता है, आई डोंट नो। मतलब ये मुझे कभी कभी वाकई लगता है कि चीज़ें इतनी सीरियस कैसे हो जाती होंगी लोगों के बीच में कि आई हैव सीन पीपल 10-10 साल रिलेशनशिप में थे, 1.5 साल में शादी खत्म हो गई। अब बात सही है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस। अरे नहीं, उस समय तो दोनों थे रिलेशनशिप में, लेकिन जाते अपने अपने घर थे। ये प्रॉब्लम उस बेडरूम की है जहाँ पे कि आपको साथ में रहना पड़ रहा है। लॉकडाउन में जितनी पता है डिवोर्स फाइल हो, हाँ, उसके बाद पता चला है लोगों को। पहले तो 8-10 घंटे चला गया, या आप चले गए अपना अपना काम पे चले गए, पता नहीं चला। बहुत चीज़ें वो 24 घंटे रहना पड़ा, तब पता चला। हाँ, तब पता चला। और मुझे हालांकि ऐसा लगता है कि वो जो स्पेस वाली जो चीज़ है ना, कि शादी के बाद मेरा स्पेस नहीं रह गया, यार वो स्पेस जो है ना वो फिजिकल वो नहीं है। तो फिर ले लो यार 2 बेडरूम का घर, एक एक कमरा अपना अपना रखो, जैसे राजा रानियों के समय में होता था कि आज राजा जी आपके रानी के कक्ष में आएंगे। कौन सी चाहे एक ही हो, तो करो उस तरीके से, इतनी स्पेस चाहिए तो। But I think it's about more about emotional
स्पेस या अपना व्यू पॉइंट, अपनी हर चीज़ रखने का की स्पेस, वो मुझे लगता है ज़्यादा कि कंट्रोल ना हो हर समय किसी का। हाँ, कंट्रोल ना हो, या तो फिर बोल देना चाहिए अभी दिमाग मत खाओ, कुछ कर रहा हूँ। एंड ईदर वेज हर कोई सुनना नहीं चाहता ना, तो फिर इसलिए तो लॉयर कमा रहे हैं। मतलब मैं जेन्युइनली, मुझे ये चीज़ कभी कभी लगती है कि ऐसा लोग मंत्रा पूछते हैं, मुझे तो वैसे ही समझ में नहीं आता, क्योंकि उस तरह का ज्ञान जरा थोड़ा मुझे बांटना कम ही आता है। चलिए आपको कुछ सुनवाते हैं फिर। हाय ऋचा, मैं वरुण के बारे में क्या कहूँ। देखो, ऐसा है कि 21 साल का हमारा रिश्ता है और हम एक गाड़ी में सफर करते हैं, 2 पैसेंजर्स हैं, एक ड्राइवर है। नहीं, वरुण बडोला इज द ड्राइवर ऑफ द कार, जिनकी नजर बिल्कुल सड़क पर है, और मैं उनकी को पैसेंजर हूँ जिसको बगल की सीट मिली है। तो मैं अच्छे को पैसेंजर की तरह बहुत सारी बातें करती रहती हूँ और वो मेरी बातें शायद सुनते हैं, क्योंकि उनकी नजर तो सड़क पर है। अब दाएं बाएं देखते वक्त उनकी नजर मुझ पे पड़ गई तो वाह, कमाल हो जाएगा, क्योंकि उनकी नजर जो है वो सड़क पे है। लेकिन क्योंकि उनकी नजर सड़क पर है तो मैं बोलते बोलते जब थक जाती हूँ, मैं आंख बंद करके सो भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि मुझे सही सलामत मेरा ये जो ड्राइवर है वो घर पहुंचा देगा। ही इज अ वेरी डिपेंडेबल गाय, ही इज अ गुड मैन, एंड बाकी ठीक है। दैट्स वरुण बडोला फॉर यू। पत्नी का मैसेज सबसे छोटा है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तुम 3 बार देखो कितना रह गया यार। मतलब ये जो डिपेंडेबिलिटी वाला जो है ना, अच्छा वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। वो मैटर करता है इसके लिए कि आसपास आप जिस तरह के लोगों को देखते हो या जो अपने दोस्तों के साथ देखते हो, तो कहीं ना कहीं पे मन बनाना शुरू करते हो कि अच्छा ये मैं नहीं करूँगा। अपने विम्स और फैंसीज के चक्कर में आप परिवार का नुकसान नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं रिस्क लेते हैं, यार होता है, रिस्क आपने लिया, पे ऑफ कर गया तो गुड, यू नो, क्योंकि बिना रिस्क लिए आप कहीं पहुंचते भी नहीं हो। दिल्ली से बम्बई चले जाना है, ये कम बड़ा रिस्क है। पर बहुत सारे लोग जो एक्टर बनने के लिए आते हैं और उसके बाद जो है वो लाइटमैन से ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाते, तो वो हर चीज़ होती है। मैंने ना उसको एक बार ये बोली थी कि ये मत एक्सपेक्ट करना दैट आई एम अ मैन फॉर ऑल सीजन्स। अगर देश में निकला होगा चांद देखकर जो है लोगों को लगता है कि हाँ ये कितना ही रोमांटिक होगा, तो राज से पूछ लो कि ये कितना रोमांटिक है। तो मैंने बोला यार देखो क्या है ना, मेरी आदत है कि बिना पर डे के मुझसे रोमांस नहीं होता। उसके बाद कुछ तो उसने उठा के फेंका था मेरी तरफ, याद नहीं आ रहा है क्या, बट द थिंग इज दैट आई एम नॉट ओवरली रोमांटिक। मतलब हाँ, कि फूल लेकर आ रहा है या बैठ के बोलेगा, मतलब उड़ती हुई जुल्फों को उसने हाथ से संवारा टाइम, मुझसे नहीं होता वो हस्बैंड्स करते भी नहीं है, करते हैं है नहीं करते ना, ये वाला काटना मत प्लीज। मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब क्योंकि बाकी सबके हस्बैंड्स कर रहे हैं, तुम ही नहीं कर पा रहे हो। सब शादी के पहले कर रहे होते हैं। मैं तो पहले भी नहीं किया, पहले भी मतलब वहाँ बहुत हुआ तो मिस्ड कॉल्स कर दिए होंगे कभी एक साथ बहुत सारे। सो एज आई सेड, आई एम नॉट अ मैन फॉर ऑल सीजन्स, बट I know I can say this with a lot of pride that I am a man for the tough ones. और मेरे लिए, क्योंकि देखो क्या है ना, हम लोग एक तो आप आज की डेट में लड़कियों से पूछना कि आपको लड़का कैसा चाहिए, तो लंबी फहरिस्त। हाँ, मतलब कृष्ण तक जो है वो रिजेक्ट हो जाए कि नहीं ये क्या है। मतलब एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, उसमें 4 कमियां निकाल दे, जिसके लिए कि कहा जाता है कि ऐसा कोई गुण नहीं है जो उनके अंदर नहीं है। आजकल की हमारी, हाँ, मतलब उनका फोटो रिजेक्ट हो रहा है तो फिर हम लोगों की तो औकात नहीं। तो क्या क्या देखे आदमी यार, कमाने वाला भी हो, घर पे भी रहे, किचन के काम भी करे, किचन के काम भी कर ले, तो वो फिर टीवी के सीरियल्स में हो सकता है। साल की 2 हॉलीडेज इंटरनेशनल, ये जब तक ठप्पा ना लगे पासपोर्ट पे तब तक क्या छुट्टी। अपना घर, अपनी गाड़ी। हाँ, आपका एक बेटा है? एक बेटा है। वो उसका इंक्लिनेशन आपके इंडस्ट्री की तरफ, आपके काम की तरफ है या नहीं है? आप क्या चाहते हैं एज अ फादर? मैं कुछ नहीं चाहता। 15 साल की उम्र है, 15 साल की उम्र में ना लड़के को 15 साल की उम्र वाला होना चाहिए। उसने क्रिकेट खेला, उसको एक तो क्या है ना, वो थोड़ा फ्रीक है, वो गिटार उठाएगा बजा लेगा,
वो पियानो पे जाएगा, बजा लेगा। एक दिन वो उसकी ऊपर ही हमारे एक म्यूज़िक डायरेक्टर रहते थे, अब तो शिफ्ट आउट कर गए। उनके मैं घर में गया, ये पियानो के नीचे लेटा हुआ है और सुन रहा है कि क्या बज रहा है। मैंने कहा क्या चल रहा है? मतलब क्लास चल रही है इसकी। छोटा सा था, ये जैसे पियानो पड़ा है तो उसके नीचे लेट के उसने एक टांग उस वाली पियानो की टांग पे चढ़ाई हुई है और यूं करके देखा क्या हो रहा है। आई एम लर्निंग पापा। फिर वो उठकर आया, ऊपर बैठा और उसने पूरा का पूरा वो बजा के सुनाया कि मैं नीचे से जो मैं सुन रहा था वो ये लो, बहुत टैलेंट है तुम्हारे अंदर। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज इनिशियली वो चीज़ें इतनी आसानी से हो जाती हैं। मतलब मैंने उसको 2.5 साल की उम्र में कवर ड्राइव मारते हुए जब देखा था, मैं घर में उसको खिलाता था, तो मुझे लगा कि यार ये ठीक नहीं है कि आप पाँव निकाल के लेफ्टी है एंड जाए सटाक। मैंने कहा यार 2.5 साल के बच्चे के अंदर अगर ये वाला टैलेंट है, गुड, नर्चर करो उसको, बट ये थोड़ा फ्रीक है मामला। अब उसको ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि उससे हर चीज हो जाती है तो उसको ये ना लगे कि सब कुछ इतना आसान होता है। तो वो बैरियर जो है वो अब अपने साथ, वो वक्त के साथ साथ वो टूटेगा। फिर उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये दिस इज व्हाट आई वाज बोर्न विद, अभी इसको बढ़ाना पड़ेगा। कभी उसको पालते समय आपको अपने पिता याद आते हैं कि द काइंड ऑफ फादर ही वाज, एंड आर यू ट्राइंग टू बी द सेम और डिफरेंट? नो, आई ओनली पिक द लॉजिकल part of these memories which are 99% the same. मेरे पिताजी रेयरली कभी उन्होंने मुझ पे आवाज़ ऊंची की होगी। अपने बच्चे को मारने वारने में मेरा भी बिल्कुल विश्वास नहीं है। एंड वही है कि देखो किस तरीके से जा रहा है। जब बहुत गलत होगा तो फिर स्टीयरिंग पकड़ लेना। जैसे एक बहुत कमाल कहावत है ना, दैट सी पेरेंट्स नीड टू रियलाइज दैट किड्स आर बाय द पेरेंट्स, नॉट फॉर द पेरेंट्स। तो और वो जितना जो है उसकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी से अलग होगी, उसका मुखरित होना बहुत ज़रूरी है ना। मतलब बहुत सारे जो पेरेंट्स ये करते हैं ना कि अच्छा नहीं, अपने बच्चे के 30-30, 35-35 साल के हो गए, अभी तक वही कर रहे, नहीं इसको ऐसा कर वैसा कर। आई एम सॉरी, लेट हिम मेक मिस्टेक्स, बिकॉज वो चीज़ आपको आज नहीं तो कल भारी पड़ने ही वाली है। तो मैं बिल्कुल उसी वाले में हूँ, क्या करना है देख ले, क्योंकि बच्चों की तो एक वही होती है ना एज की, क्या करना है कुछ नहीं करना। बट हाँ, वो ये है कि फिल्म्स के और एक्टर्स के बारे में भाई साहब को पूछ लो। अच्छा, फिल्म देख के और उसको डायसेक्ट करने के लिए बोलो तो फिर तो इंडस्ट्री में आएगा। मतलब किस कैपेसिटी में आएगा ये पता नहीं, लेकिन उसका असेसमेंट उसकी एज के लिए बहुत अच्छा है। चलिए एक रैपिड फायर करें? कर लो। एक दो जवाब तो मुझे मिल चुके हैं, आप आए थे यहाँ पे तो। ओके। चाय या कॉफी? कॉफी। बनेगी अपनी बात या देश? बनेगी अपनी बात। लग रहा था मुझे। दिल्ली या मुंबई? स्प्लिट है लेकिन ओके, दिल्ली। फेवरेट फूड? घर का अच्छा बना हुआ खाना, जो घर में मेहमान आने पे बनता है ना, वो वाला। उसमें कोई खास डिश? अरे नहीं, उसमें वो कुछ नहीं है, मतलब घर में कुछ भी बने ढंग से। अच्छा, कोई शो चूज करते समय अपना सेटिस्फैक्शन या काम करते समय या पैसा? ये तो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये रैपिड फायर का पार्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपकी सिचुएशन ही गवर्न करती है आधे से ज़्यादा। तो अगर दाने बिके हुए तो पैसा, पेट भरा हो तो स्क्रिप्ट। गुस्सा किस बात पर आता? हर अनरीजनेबल चीज़ पे। वो तो आपकी डेफिनेशन ऑफ अनरीजनेबल और सामने वाले की अलग हो सकती है। हाँ, तो मैंने सालों साल जो है अपने आप को, मेरा अपना गुस्सा मैंने कर्ब किया, और अब मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में दोबारा से वो बढ़ने लगा। ऐसा क्या हो रहा है आपके आसपास? मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर जिंदगी से खफा हूँ, उतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन नाउ आई कांट हैंडल इडियट्स एनीमोर। यू कांट हैंडल इडियट्स एनीमोर। गुड। ये इस चक्कर में मैं यही भूल गई कि मैं क्या पूछने वाली थी। एक वैल्यू सामने वाले में जो आप सबसे ज्यादा, जिसको आप वैल्यू करते हैं, कोई कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी है, आई शुड से। ईमानदारी। ईमानदारी जो है ना, वो बहुत ही वेग और ब्रॉड टर्म है। काम के प्रति ईमानदारी, लोगों के प्रति ईमानदारी बहुत अलग अलग होता है।
हो सकता है कि आदमी जो है वो बाकी और सब चीज़ों में ईमानदार हो, पैसे को लेके, लेकिन वो नहीं। और अगर मान लेने की यार मेरी ये है प्रॉब्लम, जिसके लिए कि सालों लगते हैं, लेकिन एक इनहेरेंट बेसिक अगर ईमानदारी है, सो आई शुड हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन यू। कोई एक सपना जो अभी तक अधूरा है? बहुत सारे सपने हैं जो अधूरे हैं। अभी तो मुश्किल ये है कि वो सपने हर कुछ एक सालों में रिवाइज होने लगते हैं, फिर आप भूल भी जाते हो कि अरे यार कौन सा वाला सपना था। और ज़िंदगी की रफ्तार जो है वो आपको कागज़ कलम लेके बैठने का मौका देती नहीं है कि अच्छा ज़रा रिवाइज़ करते रहो। है तो बड़े सारे, कई तो बदल भी गए होंगे, जैसे कि वो मैंने बताया था दैट सलमान और शाहरुख बनना है, मुझे नहीं यार, आपने नहीं हो पाएगा। हाँ, हमसे ना हो पाएगा। हमसे ना हो पाएगा, और हम चाह भी नहीं रहे अब इतनी मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत भी क्या, उतना सब मीडिया अटेंशन ये वो, या बिकॉज उसके बाद लोग तुमसे एक्सपेक्टेशन कुछ और रखेंगे, तुम्हारी लाइफ से एक्सपेक्टेशन कुछ और है। मैं यहाँ जंगल ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर कि एक कमरा हो, वहाँ पे मैं दी बेस्ट टाइम दैट आई स्पेंड, कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाओ, वहाँ पे जंगल में अंदर घुसने के बाद आपको बात करना अलाउड नहीं होता। तो 8 घंटे की जो सफारी होती है ना, मतलब मैं और 2 दोस्त सर्दियों में पार जो है ढिकाला जोन में, पार बोलते हैं नदी के पार वाले एरिया को, वहाँ पे इतनी ऊंची ऊंची घास उगी पड़ी है, हम लोग अपनी जीप में सोए हुए हैं और कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। दैट मीन्स कि पारो जो है उधर जो रहती है, अब तो खैर उसको बूढ़ी हो गई होगी, चली गई होगी अब तक, उसने किल किया था अपने बच्चों के लिए, हमें सुनाई दे रही है उस हड्डियां कड़कने की आवाज़ कि दैट मीन्स दे आर समवेयर, मतलब हाँ 10 मीटर की दूरी पे कहीं होंगे, लेकिन घास इतनी बड़ी दिख नहीं रहे हैं। हम 1.5 घंटे सोए वहाँ पे। इससे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी हो नहीं सकती। मतलब 2-2, 3-3 दिन तक आप वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ पड़े हुए हो। मुझे उस दिन समझ में आया कि विपस्सना के कोर्स में जो है ना, आप अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करते हो। जंगल जाके जस्ट लिव इन द नेचर, विद द नेचर, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। देखो, खींचने वाले तो मैंने वहां पे खुद अपनी आंखों से शेर के साथ सेल्फी खींचते देखा एक मोहतरमा को, और शेर का चेहरा जो है ना वो था क्या कर रही है, मैं बैठा हुआ था टाइगर जमीन पे, और वो यूं करके, जबकि रूल होता है कि आप नेवर एवर टेक योर आईज ऑफ द एनिमल। वो कितना पावरफुल है ये हाँ सोच भी नहीं सकते आप। उसमें पाउट करके That was hilarious. चलिए, आपके लिए एक आखिरी मैसेज, आपके एक शौक से रिलेटेड। इतने साल से वरुण को जान के ना मुझे आज तक नहीं समझ आया कि एक्टर में क्रिकेटर छिपा है या क्रिकेटर में एक्टर छिपा है, या दोनों में वरुण छिपा है, या किस में कौन छिपा है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो प्लीज़ पूछिएगा क्या है, क्योंकि जो क्रिकेट का कीड़ा है, जो क्रिकेट सिखाने का जो शौक है और क्रिकेट के बारे में बात करने का जो शौक है, मुझे नहीं लगता किसी क्रिकेटर के पास भी है उतना जितना वरुण के पास है। कहीं पे भी आप मैच कर दीजिए, वहाँ मुझे लगता है 3 और 3 स्टंप लगा दीजिए, वहाँ मुझे लगता है वरुण बैठ के मैच देखने लग जाएगा। और अगर आप न्योता देंगे कि पैड पहनने या क्रिकेट खेलना है तो वो भी हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग विच हैज ऑलवेज बीन वेरी स्पेशल अबाउट हिम। जब ये प्रोग्राम अंधेकी आई, अंधेकी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, अनदेखी आई, तो मैंने देखा कि भाई साहब ने या भाईजान ने अपना लिखा है डायलॉग, तो मैंने देखा, मुझे तो अच्छा लगा प्रोग्राम, बट द ओनली थिंग विच आई आस्क्ड हिम वाज फोन करके कि ये भाई साहब ये ऐसे डायलॉग तो मैं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्या बेन स्टोक्स ही तो लिखना है, ये तो बड़ा आसान है, इसमें डायलॉग क्या है। तो ही हैड अ वेरी interesting and a very peculiar answer, jo again I can't reproduce here. You can ask him yourself if he wants to mention what he said to me. But anyways, have a great time and just tell him I love him. We love him. Cheers. आप नहीं बता पाएंगे वो जवाब? हाँ, इतना पेक्यूलियर है कि रहने ही दो। तो हमारे स्कूल में वी वर अ चैंपियन टीम। सालों साल तक हम 2 बार तो नेशनल चैंपियंस थे थम्स अप क्रिकेट टूर्नामेंट के। तो मेरे स्कूल से कुछ 11-12 रणजी खेल चुके हैं, 5-6 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। तो आप क्रिकेटर क्यों नहीं बने, मतलब प्रोफेशनल? उतना अच्छा नहीं खेलता था मैं शायद। अच्छा।
और दिल्ली में क्रिकेट खेलने के लिए जो है मतलब कुछ, जड्डू दिल्ली में रहता था, रणजी खेलने के लिए गया हरियाणा। जड्डू का ये कहना है कि नहीं भैया, दिल्ली की टीम में जगह नहीं बन रही थी उस समय। मुरली कहाँ से खेला? रेलवेज। The only cricketer in India to have scored 100 and taken 10 wickets in the same match, सुखविंदर सिंह, वो मेरे स्कूल के सीनियर हैं, मेरी बहन के क्लासमेट होते थे, वो त्रिपुरा से खेले रणजी। दिल्ली से रणजी किसने खेली? राहुल सांघवी, मेरा क्लासमेट था। गगन खोड़ा राजस्थान से खेला। लेकिन फिर भी जितनी मेहनत वो लोग कर रहे थे क्रिकेट में, एक समय के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये मेहनत नहीं करनी है। तब तक मैं शायद तय कर भी चुका था कि नहीं, आई एंजॉय एक्टिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। हाँ, अभी भी आई गो एंड प्ले। यार मज़ा अलग है, मतलब कोई भी तुम गेम खेल रहे हो और जितना अपनी तरफ से फिजिकली मेहनत कर सकते हो करो, बट इट्स ग्रेट फन। वरुण बडोला अगर किसी दिन अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो उसका टाइटल क्या होगा? मैं लिखूंगा ही नहीं अपनी ऑटोबायोग्राफी। क्यों? उसका एक्चुअली टाइटल यही होगा, जो कुछ मुझे मिला था लौटा रहा हूँ मैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शेर है। एक तो ये कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। और दूसरा ये कि दुनिया ने तजुर्बात हो हवादिस की शक्ल में, जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। You will never ever be able to know the complete truth. It's very easy to judge people, but it's very difficult to know the actual truth behind what they have done, why they have done. जाने के बाद कैसे याद रखे जाना चाहते हैं? How should people remember you? यार वो उतना झंझट नहीं चाहिए। जाने के बाद मूव ऑन, कोई और नया आएगा। और अगर ऐसा ही हुआ कि इतना ही अच्छा काम करके चला गया होगा तो फिर अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उतना लंबा इंतज़ार करना नहीं पड़ता है। जाने से पहले पहले आपको समझ में आ जाता है कि आप जाने के बाद कैसे याद किए जाएंगे। तो वो 2 दिन की फिर से एक फेम मिलती है कि अरे यार क्या था वो था। तीसरे दिन सब बोलने लगते हैं फिर दोबारा। लेकिन एक बात बताऊँ उसके बारे में, एक सो एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। ये कड़वी सच्चाई। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। तो फिर मैं जैसा तुम्हें अभी नज़र आ रहा हूँ, मैं वैसा ही लोगों को याद आऊँ, ठीक है। नहीं आऊँ तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वरुण बडोला, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा। कुछ तोहफे हैं आपके लिए हमारी टीम की तरफ से, तो ये हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मनी प्लांट और आए शंख। एक ये वाला है, अगर आपको एक्सचेंज करना तो ये दे देंगे। ये हमारी टी शर्ट है, इसको एक बार से बस खोल के लगा लीजिए और फिर कभी पहन लीजिएगा। साइज ठीक है ना? कहाँ देख के? हे। जिस दिन ये शर्ट पहनेंगे उसके साथ ये आशा करके छिंदवाड़ा में महिलाएं हैं, थैंक यू, स्टॉल है ये। मैंने इसलिए अंग वस्त्रम कहा था, मुझे लगा था ये वैसी ही कोई चीज़ होगी। ये एक हमने जिंदगी विद ऋचा में एक हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड डायरी डिज़ाइन किया जर्नलिंग के लिए। बस तेरा शुक्रिया ज़िंदगी, क्योंकि ये आप चाहें तो अपने बेटे को भी दे सकते हैं। तो अब हमारी गिफ्ट, अच्छा, जो सबसे पहले आप टाल के निकल गए। क्या सुनोगे? हालांकि मैं कहना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स से कि मैं मुझे बहुत आपत्ति है और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूँ कि जैसे आप गाएंगे ना तो भी कोई म्यूजिक कंपनी हमारे ऊपर कॉपीराइट भेज देगी, लेकिन हम फिर भी गवा रहे हैं आपसे। आदिल हुसैन ने गाना गाया, कॉपीराइट एक लाइन, और आप तो गाएंगे, आदिल ने गाया था। मनोज मुंतशिर ने किसी किताब से 2 लाइन बोली, ऐसे जैसे आपने भी शेर बोले ना, कॉपीराइट आया। कॉपीराइट भेजने वालों को भी 2 घंटे लगे ढूंढने में कि कॉपीराइट गया किस पे। फिर उन्होंने कहा ये लाइन, ये शेर जो उन्होंने बोला है, मैंने कहा शेर पे भी कॉपीराइट। बट कोई नहीं, चलिए कुछ अच्छा सा सुना दीजिए। चले आओ चले आओ, तकाज़ा है निगाहों का, तकाज़ा है निगाहों का, किसी की आरज़ू ऐसे तो ठुकराई नहीं जाती, तो ठुकराई नहीं जाती, जुबां पे दिल की बेचैनी
कभी लाए नहीं जाते, कभी लाए नहीं जाते, मोहब्बत ऐसी धड़कन है। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू सो मच।